जो वर्ल्डली आपकी कोई दुनियावी कोई इच्छा है, पैसे की, फेम की, रिलेशनशिप की, बच्चों की, इसकी उसकी, और आपने उसको बहुत ज़्यादा चाहते हो और आपने उसको यहाँ बिठा लिया, कभी पूरी नहीं होगी। कब पूरी होगी वो? जब आप उसको यहाँ से निकाल दोगे। कहते हैं ना, जिस चीज़ के आप पीछे भागो वो आपसे दूर भागती है, हाँ और आप उसके पीछे ना भागो तो आपके पीछे भागती है। उसका बेस ही यही है। शाहरुख खान ने पिक्चर में बोला ना कि आप किस चीज़ को चाहते हो तो पूरी कायनात लग जाती है, वो गलत है, उल्टा है बिल्कुल। जितना ज़्यादा चाहोगे नहीं मिलेगी कभी भी। उन लोगों को चीज़ें मिलती है जो कोई चीज़ नहीं चाहते, वो प्रोसेस में बिलीव करते हैं, जर्नी में बिलीव करते हैं, डेस्टिनेशन में बिलीव नहीं करते कि मुझे ये मिल जाए। नहीं, वो कह रहे मैं ऐसे काम कर रहा हूँ, मिल लोगी, मिल जाएगी। मैनिफेस्टेशन में तो इच्छा होती नहीं कभी भी। मैनिफेस्टेशन तब होती है जब आप उस मोड के अंदर जाते हो कि ये चीज़ मुझे मिल चुकी है। लोग हॉलीडेज़ पे जा रहे हैं सिर्फ सोशल मीडिया पे पोस्ट करने के लिए, लोग डिनर पे जा रहे हैं सिर्फ सोशल मीडिया पे पोस्ट करने के लिए, दिखाने के लिए कि हमारी लाइफ कितनी हैपनिंग है। मतलब हम फेक लाइफ जी रहे हैं। सोशल मीडिया ने इंसान को ऐसा बना दिया कि वो एक फेक लाइफ ही जी रहा है। जितनी मर्जी कैपेबिलिटी ले लीजिए, जो मर्जी चीज़ ले लीजिए, अगर इमोशनली आप इंटेलिजेंट नहीं है, आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। या सक्सेस को संभाल भी नहीं सकते अगर नहीं पहुंच भी गए। हाँ, जो जिन लोगों को सक्सेस मिल भी गई तो वो आपने देखा ना, वो जैसे सक्सेस मिलते ही क्या हालत हो जाती है उनकी। फिजिकल रूप में डिप्रेशन हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। आपका दिमाग और आपके गट, ये दोनों जुड़े हुए हैं आपस में। जो 7 से 14 साल की उम्र है, एक बच्चे की लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट पीरियड है। जो वैल्यू सिस्टम उसका बन गया 7 से 14 साल की उम्र में, उसी के ऊपर वो वैल्यू सिस्टम उसका ज़िंदगी भर चलना है। हेलो जी, सत श्री अकाल, नमस्ते। आज हम अनफिल्टर्ड पे बहुत ही हमारे स्पेशल गेस्ट हैं जो दिल्ली से हैं, गुमतेश्वर जैन जी, जो एक बिजनेस कोच और एक एंटरप्रेन्योर हैं। आज हमें उनसे मिलने का, बात करने का मौका मिला, तो आज हम उनसे बहुत सारी बातें शेयर करेंगे। आपका बहुत बहुत वेलकम है हमारे अनफिल्टर्ड पे। थैंक यू जी, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। यस सर, आज हमें एक्चुअली नॉलेज का मौका मिला आपसे जानने का, बहुत कुछ जानेंगे आज आपसे। तो जैसे आज आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, बिजनेस कोच हैं, तो मैं सबसे पहले तो यही पूछना चाहूँगी कि जैसे आज की लाइफ बहुत फास्ट हो गई है हमारी, तो उस फास्ट लाइफ को मैनेजमेंट किस हिसाब से करनी चाहिए उसकी, कि इस भागती दौड़ती दुनिया में जैसे टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाती है सही से, तो हम उस बारे में बात करेंगे कि हम उसको कैसे मैनेज करें जी। क्योंकि आपके हर तरह से एक मैनेजमेंट का भी है, एंटरप्रेन्योर भी हैं आप, तो आप कैसे मैनेज करते हो उस चीज़ को? आई एम ऑल्सो रिसर्चर ऑन साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी। ओह वेरी नाइस सर। हाँ, तो उससे रिलेटेड भी हम डिस्कस करेंगे। देखिए, जैसे आपने पूछा कि आज की भागती दौड़ती ज़िंदगी में इंसान कैसे कोप अप करे। हाँ जी सर। पहले होता था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कि जो सबसे फिट है ना वो सर्वाइव करता था इंसानों में, जानवरों में। लेकिन अब उसके अंदर थोड़ा बदलाव है। आज की डेट में हम बोलेंगे सर्वाइवल ऑफ द मोस्ट फ्लेक्सिबल, यानी कि जो ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, जो समय के साथ इवॉल्व कर रहा है, अपने आप को बदल रहा है, तो वो सक्सेसफुल होगा। वो आज की डेट में हम कहते हैं कि इस समय के साथ जो चलता है वो सक्सेसफुल होगा। जैसे वही टाइम मैनेजमेंट का हो गया ना, कि जैसे हम सबका स्केड्यूल अब मॉर्निंग में उठने का नहीं है, लेट नाइट पार्टीज़ हो गई बच्चों में या कुछ भी है, तो फिर सुबह उस चीज़ को कैरी नहीं कर पाते हैं ढंग से, अनहेल्दी रूटीन हो गई। हाँ, तो वो चीज़ की मैनेजमेंट कैसे होगी कि हम इस चीज़ को इस अकॉर्डिंग करें? आपको किसी भी चीज़ को मैनेज करना है ना, कुछ भी आपने अपनी लाइफ में करना है, आप उसके बेस में जाइए सबसे पहले। ठीक है, कि आप अपना जीवन कैसे जीना चाह रहे हैं। राइट। जीवन जीने के ना 2 तरीके हैं, एक होता है सोशलिज्म एस्पेक्ट और एक होता है स्पिरिचुअलिज्म एस्पेक्ट। सोशलिज्म एस्पेक्ट क्या होता है कि जब आप अपनी लाइफ ना दूसरों के हिसाब से जीते हैं, कि उसको बुरा ना लग जाए, अरे यार उसने कहा मेरे को करना पड़ेगा। सो ये तो दिखावे की वो भी हो गई, दिखावा हो गया। ये समझ लीजिए कि आप दूसरों के प्रेशर में आ जाते हो, तो आप इंसान अपना वैल्यू सिस्टम भूल जाता है, वो दूसरे के अकॉर्डिंग काम करता है कि यार 4 लोग क्या कहेंगे। ठीक है। और एक होता है स्पिरिचुअलिज्म एस्पेक्ट। स्पिरिचुअलिज्म एस्पेक्ट में क्या होता है कि आप जीवन जीते हैं अपने तरीके से, जो आपको पसंद है ना आप वो करते हैं, आप अपना वैल्यू सिस्टम फॉलो करते हैं, तो इसके अंदर आप वो बनते हैं जो आप खुद बनना चाहते हैं। सर, रिलीजियस होने में और स्पिरिचुअल होने में फ़र्क है? अब बिल्कुल बहुत फ़र्क है। रिलीजियस हो गया कि आप धार्मिक है, हाँ जी। स्पिरिचुअल हो गया कि आप आध्यात्मिक है। अगर कोई आध्यात्मिक है उसको जरूरी नहीं कि वो कोई रिलीजन भी फॉलो करता हो। हाँ, आध्यात्मिक को अपने कर्मों का ज्ञान होगा कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मोस्टली लोग कहते हैं ना आई एम स्पिरिचुअल, मुझे नॉलेज है, तो वो रिलीजियस से हट जाते हैं। नहीं, वो एक्चुअली वो रिलीजियस होते हैं लेकिन अपने आप को स्पिरिचुअल समझते हैं लोग ज़्यादातर, जो मैंने देखा है। लेकिन जो स्पिरिचुअल इंसान होगा ना, उसके लिए ज़रूरी नहीं कि वो किसी एक ही पंथ को फॉलो करेगा या एक ही रिलीजन को फॉलो करेगा या किसी एक ही धर्म गुरु को फॉलो करेगा।
उसको जहाँ से जो अच्छी बातें मिलेगी ना, उसको लगेगा कि भाई ये चीज़ें मेरी लाइफ के लिए ज़रूरी है और इनसे मेरे कर्मों में सुधार हो सकता है। उसका मतलब स्पिरिचुअल इंसान का बेस जो है ना, उसका कर्मा होगा कि तो वो इसका हमारी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट है? इसका सारा इम्पैक्ट है। आप देखिए अभी जो आपकी लाइफ चल रही है, हम कहते हैं ना वो हमारे पिछले कर्मों का रिजल्ट है। हाँ जी। ठीक है, तो वो तो हम भोग ही रहे हैं। अब आगे हमारी लाइफ अच्छी हो, उसके लिए अगर हम आज अच्छे कर्म करेंगे तो हमारी आगे की लाइफ अच्छी होगी। ठीक है। तो एक तरीके से आपकी लाइफ का बेस बन रहा है जो आप अच्छे कर्म करते हैं, और जो आध्यात्मिक लोग हैं, स्पिरिचुअल लोग हैं, उनको अपने कर्मों का ज्ञान है कि हमें क्या सही करना है, क्या गलत करना है। ठीक है, जैसे आजकल सोशल मीडिया पे इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा पॉडकास्ट भी हो रहे जी। हैं, बहुत जितने एस्ट्रोलॉजर्स हैं या कुछ हैं वो इस चीज़ की बहुत नॉलेज दे रहे हैं, तो उस चीज़ का हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट है? देखिए सोशल मीडिया तो एक बड़ा समुंदर है। हाँ जी, ठीक है, बिल्कुल। उसके अंदर सब कुछ है, सारा कुछ उसके अंदर अमृत भी है, उसके अंदर विष भी है। ठीक है, आपको देखना है कि आपको उसके अंदर से क्या चाहिए। सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल हो गया आज की डेट में हमारी लाइफ में। काफ़ी लोग सोशल मीडिया को देख करके उनका नेगेटिव इन्फ्लुएंस उनके ऊपर हो रहा है। हाँ जी। वो परेशान हो रहे हैं, डिप्रेशन में भी जा रहे हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया से आगे भी बढ़ रहे हैं अपनी लाइफ में, पैसा भी कमा रहे हैं लोग। ठीक है ना, तो ये आपके ऊपर है कि आप क्या करते हैं। आप देखिए सोशल मीडिया पे जैसे अब किसी को देखते हैं, किसी का कोई पार्टी, कोई फंक्शन है, किसी की 25th एनिवर्सरी है, कुछ है, बर्थडे है, हाँ जी। तो लोग उसको देखते हैं। अब वो उनके लाइफ का बेस्ट डे है, उसको लोग अपने ना ऑर्डिनरी डे से कंपेयर करते हैं और फिर दुखी हो जाते हैं, अरे इनकी लाइफ ऐसी है, हमारी यानी। अब कोई हॉलीडे पे गया है, हाँ जी। तो कोई लेडी देखती है, वो कहती है यार ये तो हॉलीडे पे जा रहे हैं, वो अपने हस्बैंड से कंप्लेंट करते हैं कि हम नहीं जा पाते। ठीक है, मतलब दिखावे की दुनिया ज़्यादा हो गई। दिखावे की है, अगर कोई दिखावा करके उसको सोशल मीडिया में डालता है, लेकिन आपको खुद जो उसमें से आप कंज्यूम कर रहे हैं ना, हमने ये उसमें कंज्यूम करना है कि हमें उसको 100% नहीं मानना कि ये सच्चाई है। क्योंकि सोशल मीडिया जो आपने कहा दिखावे का है, हाँ जी। एक्चुअली दिखावे का है। लोग हॉलीडेज़ पे जा रहे हैं सिर्फ सोशल मीडिया पे पोस्ट करने के लिए, लोग डिनर पे जा रहे हैं सिर्फ सोशल मीडिया पे पोस्ट करने के लिए, दिखाने के लिए कि हमारी लाइफ कितनी हैपनिंग है। मतलब हम फेक लाइफ जी रहे हैं, एक्चुअली यस, रियल नहीं रहे। एक्चुअली यस, ये बिल्कुल ठीक है कि इंसान, सोशल मीडिया ने इंसान को ऐसा बना दिया कि वो एक फेक लाइफ ही जी रहा है। वो लाइफ जी रहा है जो वो अपने आप को दिखाना चाहता है सोशल मीडिया पे। एक्चुअल में उसकी लाइफ वो नहीं है, लेकिन वो एक कहते हैं ना पीयर प्रेशर, कि दूसरों का प्रेशर होता है, उसको दिखाने के लिए कि भाई मेरी भी लाइफ दूसरों की तरह हैपनिंग है, इंसान सोशल मीडिया पे अपनी रोज़मर्रा की चीज़ें डालना शुरू कर देता है, या सिर्फ वो सोशल मीडिया को ही ध्यान में रख करके काम कर रहा है, सिर्फ कि मेरे को उसमें सोशल मीडिया दिखाने का मौका मिलेगा और मेरे को वहाँ से वाहवाही मिलेगी। ओके, सो इसका एजुकेशन पे कितना का इम्पैक्ट है सोशल मीडिया? देखिए एजुकेशन, सोशल मीडिया मैंने आपको बोला ना एक समुंदर है। हाँ जी। उसके अंदर हर टॉपिक है। Yes. अगर आप उसको एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ कंज्यूम करना चाहते हैं एजुकेशन, तो बहुत अच्छा है। ठीक है, लेकिन उसके अंदर क्या है, आपको देखना पड़ेगा कि आपको क्या कंज्यूम करना। मान लीजिए अगर आप किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं, हाँ जी। तो आप देखिए कि उसके जो एक्सपर्ट्स हैं, जो ऑथेंटिक एक्सपर्ट्स हैं, आप उनको फॉलो करिए, या कोई वेरीफाइड अकाउंट्स है आप उनको फॉलो करिए। ये नहीं कि कहीं से कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिली और आपने, जैसे आपने अभी एस्ट्रोलॉजर्स के बारे में बोला, हाँ जी। कितने एस्ट्रोलॉजर हैं जो कि बिल्कुल बेसिर पैर की गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं सिर्फ फेमस होने के लिए, राइट। और लोग उनको फॉलो भी कर Follow रहे कर रहे हैं, हैं, उनके रेमेडीज़ को फॉलो कर रहे हैं, जिनका कि हो सकता है नेगेटिव इन्फ्लुएंस हो लाइफ पर। तो मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। अब तो बच्चे हैं, हाँ जी, बच्चे भी काफ़ी टाइम सोशल मीडिया पे लगा रहे हैं, बिल्कुल। तो पेरेंटल गाइडेंस और कंट्रोल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों के सोशल मीडिया मैनेज करने के लिए। तो सर जैसे रील्स का चक्कर हो गया या अर्निंग गुड हो गई, तो जी। लोग अर्निंग के बेस पे भी तो फॉलो कर रहे हैं ना, कि हमें एजुकेशन की साइड नहीं जाना, या हमें उससे वो डायरेक्शन ही हमारी अब गलत हो गई है कि बच्चों को फेम चाहिए। जी। वो अपने बच्चों से खुद रील्स बनवाते हैं जी। कि आप ये डालो, इस रील के इतने लाइक्स आ गए या ऐसे आ गया। तो वो चीज़ हमें क्या एजुकेशन से दूर कर रही है? नहीं, देखिए कोई अगर सोशल मीडिया से पैसा कमाना चाहता है ना, हाँ जी। गलत नहीं है, हाँ बिल्कुल। वो एक नया तरीका पैसा कमाने का। ठीक है, लेकिन गलत वो कहाँ तब होता है सोशल मीडिया, जब सोशल मीडिया पे आप उसको अपनी साइकोलॉजी पे सवार होने देते हैं। ओके। जब उसके नेगेटिव इन्फ्लुएंस को अपनी साइकोलॉजी पे सवार होने देते हैं, तो आप वैसा बनना चाहते हैं या आप डिप्रेस हो जाते हैं कि मैं वैसा बन नहीं पा रहा, आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन आ जाती है। बस गड़बड़ वहाँ होती है। सोशल मीडिया को कोई अगर अपने प्रोफेशन के लिए यूज़ कर रहा है, अगर पैसा कमाने के लिए यूज़ कर रहा है, पॉपुलैरिटी के लिए यूज़ कर रहा है, तो इट इज़ गुड, इट इज़ अ गुड मीडियम। पर ये सर समझाएगा कौन? ये ये- चीजें समझ तो नहीं रहा ना कोई ये भी। इंसान समझ नहीं रहा। इसके लिए सेल्फ रेगुलेशन ही एक तरीका है कि मुझे खुद सीखना होगा, या पेरेंट्स हैं उनको अभी से बच्चों को सिखाना होगा। लेकिन यहाँ पे दुख की बात यह है कि पेरेंट्स खुद इस चीज़ के इन्वॉल्व हैं, हाँ फॉलो कर रहे हैं, और बच्चे उनको देखते हैं। ठीक है ना, हाँ जी। तो वो पेरेंट्स की तरफ से जब तक नहीं आएगा ना कि भाई खुद हमें रेगुलेट ऐसे करना और अपने बच्चों को ऐसे समझाना है, तब तक इसमें कोई सुधार नहीं होगा। सर एक पब्लिसिटी होती है, लोग पब्लिसिटी के लिए सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं, पॉजिटिव वे से भी और नेगेटिव से जी। भी।
तो ये ऐसा क्यों माना जाता है कि जितने हम नेगेटिव होंगे उतनी जल्दी पॉपुलर हो जाएंगे? नहीं, एक्चुअली देखिए, नेगेटिव कंटेंट है ना, हाँ जी। उसकी रीच वाकई बहुत जल्दी होती है। बट ऐसा क्यों? हमने मतलब माइंडसेट ऐसा कर लिया कि हम नेगेटिविटी को जल्दी देखेंगे। वो क्योंकि हम लोग उसकी रीच बढ़वाते हैं ना। अगर कोई नॉर्मल इंसान के सामने कोई कंटेंट आएगा, नेगेटिव कंटेंट आएगा, तो उसको वो जल्दी कंज्यूम करेगा, ज़्यादा कंज्यूम करेगा, वो फैलता बहुत जल्दी है। पॉजिटिव कंटेंट आएगा, वो इतनी जल्दी नहीं फैलेगा। नेगेटिव कंटेंट हमेशा जल्दी फैलेगा, इसलिए लोग नेगेटिव पब्लिसिटी लेने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। जैसे सर मुझे आपकी एक बात बड़ी इम्प्रेसिव लगी कि समुंदर है नॉलेज का, उसमें विष भी है और अमृत भी जी, है। जी। वो एक बेस भी है हमारी हाँ लाइफ जी, का। बिल्कुल। तो आप विष के तौर पे किस किस चीज़ को ले रहे हैं जो पब्लिसिटी और इस पे मैं बताता हूँ, देखिए, सोशल मीडिया पे है? सोशल मीडिया का जो सबसे एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस वो ये है कि लोग अपनी लाइफ को दूसरे की लाइफ से कंपेयर करते हैं सोशल मीडिया में, और उसकी वजह से उनके अंदर अब वो उस लेवल को मैच नहीं कर पाते, तो एक फ्रस्ट्रेशन उनके अंदर आता है। फ्रस्ट्रेशन से फिर वो एंजाइटी पैदा होती है, डिप्रेशन में चले जाते हैं देख करके, ठीक है, या परेशान रहते हैं, ठीक है। वो एक बहुत बड़ा नेगेटिव इन्फ्लुएंस है सोशल मीडिया का, खासतौर से इंस्टाग्राम, फेसबुक का, कि लोगों ने जो अपनी सोशल लाइफ, ये जो चीज़ें बनी थी, ये सोशल कनेक्शन के लिए बनी थी, ठीक है। फिर इसके अंदर बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू भी आ गया, लेकिन लोगों ने ना अब इसको अपनी लाइफ को ही बेस कर दिया सोशल मीडिया के चारों तरफ। वो जब से वो हुआ है ना, तब से गड़बड़ शुरू हो गई। तो पहले तो स्कूल में पनिशमेंट होती थी अगर कोई फ़ोन दिख जाए या कुछ है, पर तो अब सब कुछ अलाउड है, ऐसा क्यों? यही कलयुग की प्रधानता ही यही है। तो फिर हमें उसी चीज़ को दूर करना है, उस चीज़ को दूर करने के लिए स्कूल्स के अंदर, करिकुलम के अंदर, या वैसे टीचर्स को बच्चों को सोशल मीडिया के बारे में एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है, बच्चों को भी और उनके पेरेंट्स को भी, कि पेरेंट्स को बच्चों को कैसे रेगुलेट करना है, और बच्चों को अभी से ही समझाना चाहिए, मतलब उनके बचपन के अंदर ही, कि सोशल मीडिया आपके लिए हानिकारक कैसे हो सकता है। और दूसरी बात यह है कि एक इसकी टाइम लिमिटेशन होनी चाहिए बच्चों के लिए, खासतौर से फ़ोन की यूज़ करने की। ये नहीं कि बच्चे कभी भी बैठे हैं, खाली बैठे हैं, फ़ोन यूज़ करते रहेंगे। इससे बच्चों की आउटडोर एक्टिविटीज़ कम होती जा रही है, बच्चों की हेल्थ पे असर आ रहा है, उनकी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ दोनों ही इम्पैक्ट हो रहे हैं सिर्फ एक फ़ोन की वजह से। तो उसकी यूसेज को पेरेंट्स को रेगुलेट करना बहुत ज़रूरी है। क्या सर हमें नहीं लगता कि ये हमें जैसे लॉकडाउन में हुआ था जी, जब हर किसी बच्चे को फ़ोन पे ही एजुकेशन का वो मिला था, राइट मिला था, जी, बट उस चीज़ का इन्फ्लुएंस ज़्यादा बुरा पड़ा अच्छे होने की बजाय? देखिए, जब कोविड आया था, लॉकडाउन हुआ था, तो वो तो एक अनप्रेसिडेंटेड इंसिडेंट था, ठीक है ना। वो तो उस टाइम पर कि ऑनलाइन क्लासेस हुई, वो तो एक बूंद था, बल्कि एक अच्छी बात थी कि बच्चे जुड़ पाए वापस पढ़ाई से, ठीक है ना। लेकिन अब वो दौर खत्म हो चुका। अब हमें आज के दौर के हिसाब से चलना है। तो वही चीज़ पे तो हम वर्क नहीं कर पा रहे। तो इसके अंदर मेरे को लगता है कि स्कूल्स का और टीचर्स का भी रोल होना चाहिए कि पेरेंट्स और बच्चों दोनों को एजुकेट करें कि मतलब फ़ोन की यूसेज बच्चों की कम, अगर फ़ोन की यूसेज कम हो जाएगी ना, तो अपने आप ही सोशल मीडिया भी उनका अपने आप कम हो जाएगा। तो फ़ोन के उनका यूसेज को रेगुलेट करना बहुत ज़रूरी है, और स्कूल्स इसमें बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। पहले सर बच्चे स्पोर्ट्स में जाते थे, जी, गेम्स में थे, दूर दूर तक नाम होता था अपनी कंट्री का भी, स्टेट का भी। अब बच्चों को पेरेंट्स लगाते हैं रील बनाने पे कि इतनी रीच आ गई, इतने लाइक्स मिल गए, वो लाइफ लाइक्स के पीछे रह गई और हम लाइफ में अनहेल्दी हो गए। जी, जी। तो उस चीज़ को हम अभी कवर अप कर पाएंगे इन फ्यूचर की? नहीं, मैं देखिए, आई एम अ वेरी ऑप्टिमिस्टिक पर्सन, 100% कवर कर पाएंगे, बस इसके लिए जागरूकता जरूरी है। अब देखिए, जब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा फैल रही हैं, तो जब भी कुछ ज़्यादा नेगेटिव इन्फ्लुएंस फैलता है ना, तो अपने आप ही उसका एक एंटीडोट, यानी उसको ठीक करने के लिए कोई ना कोई चीज़ अपने आप आती है, ठीक है ना। तो इसका भी एंटीडोट मेरे को लगता है कि जल्दी लोगों के दिमाग में आ जाएगा कि कैसे सोशल मीडिया लाइफ को लोगों की इम्पैक्ट कर रहा है नेगेटिवली, तो लोग खुद समझना शुरू हो जाएंगे। और इसके प्रति एजुकेशन, जागरूकता भी आई थिंक स्कूल लेवल पर करनी ज़रूरी है। ओके, तो इसके जैसे फेम का एक टाइम पीरियड होता है, पहले लोगों के पास एक फेम लंबे टाइम तक चलती थी, वो स्टार थे, स्टार से सुपरस्टार होते थे। अब जैसे फेम का एक छोटा सा टाइम मिलेगा लिमिटेड, तो उसके बाद स्टेज आती है डिप्रेशन। जी, तो उससे कैसे हील करें अपने आप को फिर? देखिए, एक तो आपने कहा कि स्टारडम का पीरियड कम हो गया, हाँ जी, ठीक है, ये तो एक नेचुरल इवॉल्विंग चीज़ है। ये तो जैसे समाज बदल रहा है, दुनिया बदल रही है, अब जिसमें दम हो वो ज़्यादा टाइम तक रहे स्टारडम। अगर आपके अंदर दम है तो आप टिके रहो, ठीक है ना। अगर आपसे ज़्यादा दमदार कोई आएगा तो ऑब्वियसली आपको रिप्लेस करेगा, ठीक है ना। तो मैंने आपको पहले जो आपको लाइन बोलते हैं, सर्वाइवल ऑफ द फ्लेक्सिबल, पहले सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट था। फ्लेक्सिबल मतलब जो इवॉल्व कर रहा है अपने आप को टाइम के साथ। अगर आपने इवॉल्व कर लिया तो आपका स्टारडम बना रहेगा, ठीक है। और दूसरा जो आपने डिप्रेशन की बात करी, डिप्रेशन तो खैर ये या आज हर फील्ड के अंदर ना, हर जगह आपको मिलेगा कि डिप्रेशन शब्द आपको बहुत सुनने को मिलेगा, जो पहले नहीं मिलता था। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, बहुत ज़्यादा अब मिल रहा है हमें डिप्रेशन। देखिए, डिप्रेशन ना एकदम से डिप्रेशन नहीं आता, सबसे पहले एक स्टेज होती है, उसको बोलते हैं स्ट्रेस।
आदमी स्ट्रेस आउट होता है, ठीक है। स्ट्रेस आदमी कब होता है? जब उसको ये पता चलता है कि चीज़ें मेरे कंट्रोल में नहीं है, कोई भी सिचुएशन आपके कंट्रोल में नहीं है, आप स्ट्रेस आउट हो जाओगे। ये बेस है। तो पहले स्ट्रेस आता है, तो जब स्ट्रेस आता है ना आपके पास, तो आपको अनसर्टेनिटी महसूस होती है, राइट। ठीक है। जब आपको अनसर्टेनिटी महसूस होती है ना, तो आपके अंदर एंजाइटी पैदा होती है। तो स्ट्रेस के बाद सेकंड स्टेज आती है एंजाइटी की। जब एंजाइटी आती है ना, तो इंसान अपने आप को पावरलेस महसूस करता है। जब वो स्टेज आती है ना, फिर इंसान डिप्रेशन में जाता है। तो पहले स्ट्रेस आता है, फिर एंजाइटी और फिर डिप्रेशन। अगर इसका मैथमेटिकल फार्मूला मैं आपको बताऊँ ना, डिप्रेशन का एक मैथमेटिकल फार्मूला है। हाँ जी। डिप्रेशन इज इक्वल टू अनसर्टेनिटी इनटू पावरलेसनेस। अनसर्टेनिटी या पावरलेसनेस कुछ भी बढ़ेगी, डिप्रेशन बढ़ेगा। इन दोनों में से कुछ भी कम होगा तो डिप्रेशन कम होगा लाइफ के अंदर। पर सर जैसे पहले हम अगर थोड़ा भी स्ट्रेस होता था या कुछ भी है, हम पेरेंट्स को या बताते थे या कुछ है, मुझे नहीं लगता कि आजकल बच्चे इतनी खुल के बात उसकी कर वजह पाते क्योंकि हैं। कम्युनिकेशन कम हो गया ना। आप समझिए, ये आपको ना इसको नीचे बिल्कुल बेस से पकड़ना पड़ेगा। पेरेंट्स का और बच्चों का आपस में कम्युनिकेशन कम होता जा रहा है, हाँ, बिल्कुल। ठीक है। बच्चे या बड़े लोग भी अपने आप को, जैसे आपने बोला कि सोशल मीडिया में ज़्यादा अपने आप को कंज्यूम करते हैं, वो करते हैं, तो दोस्त कम हो गए, सोशल सर्कल कम हो गया, ठीक है। पहले लोग मिलते थे, सबसे बात करते थे, पॉजिटिव बातें होती थी, माइंडसेट। अगर आपके चारों तरफ पॉजिटिव इन्फ्लुएंस है ना, तो आप कभी डिप्रेशन में नहीं जाओगे, क्योंकि आपको पता है मेरे आसपास लोग हैं मेरे को सपोर्ट करने वाले, मेरा साथ देने वाले, ठीक है ना। तो आप डिप्रेशन में नहीं जाओगे। अगर कोई आपको स्ट्रेस है किसी बात का, आप बात करके आपको पता है कि मेरे साथ लोग हैं, वो सॉल्व कर लेंगे उन चीज़ों को, ठीक है। लेकिन जैसे वो चीज़ें कम होती जा रही है, ये चीज़ें बढ़ती जा रही है। हमारे दिमाग में कंपैरिजन बढ़ता जा रहा है। हमारे दिमाग में ये हो गया कि यार दूसरे की लाइफ मेरे से बेहतर है, मेरी लाइफ कब बेहतर होगी, कैसे होगी। स्ट्रेस पैदा हुआ, एंजाइटी बनी, डिप्रेशन में चला गया इंसान। और अगर आप मेडिकल रूप से देखोगे ना इसको, तो हमारे माइंड में केमिकल्स होते हैं। हाँ जी। 4 हैप्पी केमिकल्स होते हैं जो हैप्पीनेस लाते हैं। ये डिप्रेशन के ऑपोजिट होते हैं। डोपामिन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन और एंडोर्फिन, ये 4 केमिकल्स होते हैं। ओके। जब भी हमारी बॉडी रिलीज़ करना कम कर देती है ना, हम डिप्रेशन की स्टेट में जाते हैं। तो ये 4 केमिकल्स हमारे माइंड को भरपूर रूप में रिलीज़ करने चाहिए, तो हम कभी डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। तो इनसे रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ हैं हमें वो करनी चाहिए। एक्टिविटीज़ क्या है कि दूसरों से मिलो, रिलेशनशिप बनाओ, तो ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होगा, ओके। ठीक है। कोई आप काम करते हैं, कोई काम पूरा करते हैं, तो आपको अंदर खुशी महसूस होती है, यार मैंने ये काम कर लिया, अकम्प्लिश कर लिया, हाँ जी। वो डोपामिन रिलीज़ करता है, ओके। ठीक है। आप सेरोटोनिन रिलीज़ होगा अगर आप हंसेंगे, बात करेंगे, बाहर जाएंगे, मूवमेंट में रहेंगे। तो जब इसका मतलब आप जब लाइफ को नॉर्मली जिएंगे ना, तो ये सब केमिकल्स रिलीज़ होते रहेंगे और आप कभी भी ना दुखी नहीं होगे, आपके अंदर डिप्रेशन नहीं जाएगा। तो ये हैप्पी केमिकल्स, फील गुड केमिकल्स आपकी बॉडी में रिलीज़ होंगे अपने आप। जब नहीं होते तभी डिप्रेशन होता है। और आपको एक बात बताता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूँ। हाँ जी। अब ये भी साइंटिफिक रिसर्च में पता लगा कि डिप्रेशन फिजिकल रूप में आपकी बॉडी में कहाँ रहता है? हमारे हिसाब से दिमाग में ही रहता है। आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है। ओके। फिजिकल रूप में डिप्रेशन हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। ये बड़ी नई इन्फॉर्मेशन है, शायद हाँ, लोगों को हमें पता तो ये नहीं लगता होगी। है दिमाग को हाँ, कंट्रोल दिमाग कर में होता लेता है है ना, हाँ। डिप्रेशन। आपका दिमाग और आपकी गट, ये दोनों जुड़े हुए हैं आपस में। ठीक है, ओके ओके तो डिप्रेशन हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फिजिकल रूप में प्रेजेंट होता है ओके। जी। तो अब इससे डिप्रेशन से इंसान को बाहर निकलने के लिए ना, सबसे एक जो ज़रूरी चीज़ है, मैं बोलता हूँ इंसान को ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, थैंकफुल मोड में रहना चाहिए। क्यों? कि छोटी छोटी चीज़ें हमारी लाइफ में है ना, हमारे पास में। हाँ जी। इसके प्रति देख हम थैंकफुल रहेंगे ना, हाँ तो एक जी। फील गुड फील करेंगे। हमें अच्छा खाना मिल रहा है, बिल्कुल। अच्छे कपड़े मिल रहे हैं, हम अच्छे घर में रह रहे हैं, हमारे आसपास अच्छे लोग हैं, हमारी फैमिली है सपोर्ट करने के लिए, ठीक है ना। बिल्कुल। तो इन चीज़ों के प्रति अगर आपको रहेगा ना, थैंकफुलनेस रहेगी, तो अपने आप ही आपको अच्छा महसूस होगा, बिल्कुल है ना। तो अच्छा महसूस होगा तो आपके माइंड में डोपामिन रिलीज होगा, अच्छे केमिकल रिलीज होंगे, आप डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। पर सर आजकल सबको ये लग रहा है मैं यहाँ से भी अर्न कर लूँ, वहाँ से भी अर्न कर लूँ। वही ना, एक मैंने जो पहले पूछा कि मैनेजमेंट की दिक्कत आ रही है। कहने का मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि लोगों की इच्छाएं बहुत है, बहुत ज़्यादा इच्छाएं हैं। हाँ जी। हर इंसान को ना इच्छा, उसकी इच्छा बहुत है। बहुत। और किसी इंसान की एक ऐसी इच्छा होती है कि वो चाहते हैं ये जरूर पूरी हो जाए, बिल्कुल। ठीक है ना। हाँ जी। हर इंसान की ऐसी इच्छाएं होती है। तो फिर उन चीज़ों को हम कैसे सेटिस्फाई कर सकते हैं लाइफ में अपने आप को कि ये चीज़ भी हो जाए, वो भी हो जाए, रात को सोना नहीं है, लेट सोना है, सुबह उठना नहीं है। देखिए आपको आज एक बड़े राज की बात बताता हूँ मैं। हाँ जी। जो आपको सबसे ज़्यादा चाहिए ना, जो आपकी सबसे बड़ी इच्छा है, ठीक है, उसको ना आप अपने यहाँ बिठा लेते हो।
बिल्कुल। वो आपके यहाँ बैठ जाती है कि यार हाँ जी। ये तो होना ही है, होनी ये बस मेरे को ये मिल जाए, ऐसा होना चाहिए। कोई रिलेशनशिप आप चाहते हो या कोई फेम की इच्छा है, किसी को पैसे की इच्छा है, इंसान ना उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच के उसको यहाँ बिठा लेता है। हाँ जी। हमारी बॉडी में ना 7 चक्र होते हैं, 7 हाँ चक्रास जी, होते हाँ हैं, जी, ठीक हाँ है। जी, हाँ। हमारे यहाँ पर अनाहत चक्र चक्र होता होता है, है, हाँ जी। अनाहत चक्र बोलते हैं उसको, ठीक है। अनाहत चक्र की क्या प्रॉपर्टी होती है, अगर आप कोई स्पिरिचुअल इच्छा है आपकी, वो तो पूरी हो जाएगी। वर्ल्डली अगर कोई इच्छा है ना आपकी, और अगर आपने उसको यहाँ बिठा लिया, ओके, कभी पूरी नहीं होगी। इज इट? जी हाँ, जो वर्ल्डली आपकी कोई दुनियावी कोई इच्छा है, पैसे की, फेम की, रिलेशनशिप की, बच्चों की, इसकी उसकी, और आपने उसको बहुत ज़्यादा चाहते हो और आपने उसको यहाँ बिठा लिया, कभी पूरी नहीं होगी। कब पूरी होगी वो, जब आप उसको यहाँ से निकाल दोगे। कहते हैं ना, जिस चीज़ के आप पीछे भागो वो आपसे दूर भागती है, हाँ जी। और आप उसके पीछे ना भागो तो आपके पीछे भागती है। उसका बेस ही यही है कि आपने उसको यहाँ बिठा लिया अनाहत चक्र में, और वो अब कभी भी मैनिफेस्ट नहीं होगी, कभी नहीं पूरी होगी। आप उसको यहाँ से निकाल दो, उस चीज़ के प्रति ना आप डिटैच हो जाओ कि भाई ठीक है, जब ऊपर वाले लिखा होगा तो मुझे मिल जाएगी, वरना कोई बात नहीं, ठीक है। अटैच होते हैं तभी तो स्ट्रेस आता है सर। तो आपने अगर उसको निकाल दिया ना आपने उससे, तो वो चीज़ आपको बहुत जल्दी प्राप्त हो जाएगी। इस पे तो वर्क करना चाहिए। हाँ, जो वो शाहरुख खान ने पिक्चर में बोला ना कि आप किसी चीज़ को चाहते हो तो पूरी कायनात लग जाती है, वो गलत है, उल्टा है बिल्कुल। जितना ज़्यादा चाहोगे नहीं मिलेगी कभी भी, क्योंकि आपने उसको यहाँ बिठा लिया अनाज चक्र में। आप उसके प्रति डिटैच हो जाओ। आप कभी भी देखना, उन लोगों को चीज़ें मिलती हैं जो कोई चीज़ नहीं चाहते, वो प्रोसेस में बिलीव करते हैं, जर्नी में बिलीव करते हैं, डेस्टिनेशन में बिलीव नहीं करते कि मुझे ये मिल जाए। नहीं, वो कह रहे मैं ऐसे काम कर रहा हूँ, मिलनी होगी, मिल जाएगी। समझ रहे हैं मेरी बात? फिर ये तो सर छोड़ने वाली बात होगी, ठीक है। छोड़ने वाली बात नहीं हुई, उसके प्रति अटैचमेंट छोड़ने की बात है सिर्फ। ओके, फोकस वहीं रखना है। जैसे आपको फोकस रखना ही नहीं ना। आपने कहा भाई फॉर एग्जांपल हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, हाँ जी, पॉडकास्ट को अच्छे से कर रहे हैं, हाँ जी। अब हम चाहेंगे इसमें हमें 10 मिलियन व्यूज आ जाएं, ठीक है, उस पर ध्यान नहीं देना, इसको अच्छा बनाने में ध्यान देना है। ओके, तो प्रोसेस में ध्यान देना है, ठीक, जर्नी में ध्यान देना है। तो अपने आप अगर होना हो तो अपने मिल जाएगा, कोई रोक नहीं। हो सके 10 के बजाय 100 मिलियन मिल जाए, हाँ। ठीक है ना। तो लेकिन अगर हम ये चाहेंगे नहीं यार मेरे को तो इस पॉडकास्ट में 10 मिलियन व्यू मिलने ही चाहिए, हाँ, तो वो चीज़ कभी स्ट्रेस का नहीं। कारण बनेगी सर। स्ट्रेस भी मिलेगी और कभी पूरा नहीं होगा, मैं कह रहा हूँ आपको। ओके, हाँ। ये तो बड़ी अच्छी बात सीखने तो ये को मिली। अनाहत चक्र के अंदर कोई चीज़ को बिठाना नहीं, वरना कोई मैनिफेस्ट नहीं होगी। ये बड़े राज की बात है। तो मैनिफेस्टेशन पे भी बहुत सारी वीडियोस आती हैं, ये चीज़ें आती हैं, जी। वो कितना फिर वो इसी चीज़ पे बेस होती हैं, कुछ वर्क करती हैं, कुछ नहीं करती हैं। बहुत से लोग बोलते हैं मैनिफेस्टेशन में तो इच्छा होती नहीं कभी भी। अगर आप कोई अच्छे वीडियोस देखेंगे मैनिफेस्टेशन के, जो अच्छे मैनिफेस्टेशन गुरुज के जो बनाए हुए वीडियोस हैं, जब आप किसी को इच्छा करते हो ना, किसी चीज़ की इच्छा करते हो, तो क्या होता है, आप वांटिंग मोड में आ जाते हो। वांटिंग हाँ यानी जी, कि जी। मुझे ये मिल जाए, मुझे मिल जाए। मिलने का मतलब कि आपके पास नहीं है, तो आप तो लैक की एनर्जी को बार बार वो कर रहे हो, उठा रहे हो अपनी, कि मेरे पे नहीं है मुझे मिल जाए, मेरे पे नहीं है मुझे मिल जाए। मैनिफेस्टेशन तब होती है जब आप उस मोड के अंदर जाते हो कि ये चीज़ मुझे मिल चुकी है, ओके, और मैं वो जो खुशी मेरे को तब महसूस होगी ना, वो मैं अभी महसूस कर रहा हूँ। मतलब वो प्रेजेंट में रहते हैं ज़्यादा। प्रेजेंट में रहते कि मुझे वो चीज़ मिल चुकी है, मिल और मिलने के बाद मेरे को क्या फीलिंग होगी, वो फीलिंग मैं अभी फील कर रहा हूँ, तब वो चीज़ मैनिफेस्ट होती है। जब आप पहले से उसी जोन में पहुँच जाते हैं कि मुझे ये चीज़ प्राप्त हो चुकी है, मुझे मिल चुकी है। ओके, वेरी नाइस सर। ये तो ये चीज़ें ही ये तो हैं। तभी यही तो इंसान मैनिफेस्टेशन रोकती है। अगर कोई इस मोड में रहे ना, कि मान लीजिए कोई कहता है भाई मेरे को 1 करोड़ की गाड़ी चाहिए, उस गाड़ी को लेने के बाद उसमें बैठने के बाद जो वो फील करता है ना, वो फीलिंग वो अपने अंदर अभी ले आए, तो वो चीज़ उसकी मैनिफेस्ट हो जाएगी। लेकिन वो सोचता है मुझे मिल जाए गाड़ी, मुझे मिल जाए मिल जाए मिल जाए, तो वो तो लैक की एनर्जी को दिखा रहा है, कभी भी नहीं मिलेगी, कभी मैनिफेस्ट नहीं होगी। तो अगर आपने कुछ भी मैनिफेस्ट करना है तो कम से कम दिन में 10 से 15 मिनट के लिए आप उस जोन के अंदर चले जाइए कि वो चीज़ आपकी हो चुकी है, और होने के बाद आप कैसा फील कर रहे हो। तो वो फीलिंग जब आप अपने अंदर लाओगे ना, तब उस चीज़ को मैनिफेस्ट आप बहुत जल्दी कर लेंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी उस जोन में जा चुके, आपकी एनर्जी उस जोन की हो गई। तो यूनिवर्स क्या करेगा, वही एनर्जी आपको देगा। ओके, यूनिवर्स के अंदर तो हर चीज़ है। अब मान लीजिए आप फर्स्ट फ्लोर पर है और आपको 7th फ्लोर की कोई चीज़ चाहिए, हाँ जी, तो आपको आपकी एनर्जी 7th फ्लोर की एनर्जी वाइब्रेशन के बराबर करनी पड़ेगी ना, बढ़ेगी, बिल्कुल। तब आपको वहाँ जो चीज़ें हैं वो आपको मिलेंगी। ठीक, अभी आप फर्स्ट फ्लोर पर ही हो, लेकिन आप कह रहे हो मैं 7th फ्लोर की चीज़ मिल जाए, मुझे मिल जाए, नहीं मिलेगी। हाँ, आपने ऑलरेडी सोच लिया कि यार मैं तो 7th फ्लोर पर हूँ, मैं 7th फ्लोर पर बैठा हूँ, ठीक है, तो आपकी एनर्जी लेवल अपने आप ही 7th फ्लोर वाला हो जाएगा, और वहाँ की चीज़ें आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी। सर मेडिटेशन की एक रियल डेफिनेशन क्या है? लोग बोलते हैं मेडिटेट करो, ये इतनी भागती दौड़ती लाइफ में थोड़ा सा टाइम मेडिटेशन पे भी लगाओ। तो मेडिटेशन की एक मतलब रियल डेफिनेशन क्या है? बहुत से बोलते हैं ध्यान लगाओ, बैठ जाओ, ये करो। अगर इतना टाइम किसी के पास ना हो तो? देखिए, इसके बारे में ना मेरे को ओशो की एक बहुत अच्छी, उन्होंने इसी बारे में बात की है। हाँ जी, उन्होंने क्या बोला कि जब इंसान सोचता है मेरे को मेडिटेशन करनी है, ध्यान करना है,
तो इंसान क्या कहता है, मैं चलो अकेले बैठ गया, फिर वो कहता है कि मेरे दिमाग से ना सब थॉट चली जाए, मेरा दिमाग खाली हो जाए, और वो होता नहीं, फिर वो परेशान होता है। वो तो नहीं होता है। तो इसका तरीका ये है जो उन्होंने बताया कि आप बैठ जाओ, जो थॉट आ रही है ना उसको आने दो, ओके, उसको और डीप जाने दो, जो भी थॉट आ रही है आने दो, आने दो, आने दो, रोको मत, आने दो। तो फिर एक समय ऐसा आएगा कि थॉट्स आनी अपने आप बंद हो जाएंगी। जितना आप रोकते रहोगे ना कि थॉट को निकालूं, मैं निकालूं, मेरे को मेडिटेट करना है, मैं निकालूं, मैं नहीं सोचूंगा, मेरे को बिल्कुल कभी भी नहीं होगा। जो थॉट आ रही है ना आने दो उसको, ठीक है। हाँ, आप चुपचाप बैठिए, देन यू विल गो इनटू अ मेडिटेटिव स्टेट, कि वो जब एक समय ऐसा आएगा कि वो थॉट्स ना अपने आप आनी बंद हो जाएंगी। थॉट्स को भगाना नहीं है, समझे, थॉट्स को भगाना नहीं है, वो अपने आप ही आनी बंद हो जाएंगी, लेकिन उनको रोकना नहीं है आने से। सो मेनी थॉट्स होते हैं सर कि ये आज ये आने काम दी, है, वो हाँ, काम है, ये लेकिन है। एक स्टेज आपकी ऐसी आएगी जब ये थॉट्स आनी बंद हो जाएंगी आपकी, लेकिन अगर आप कोशिश करोगे इनको रोकने की तब नहीं होगा। तो गो विद द फ्लो। ओके, तो ऐसे ही सर हर चीज़ को हम पाने के लिए बहुत भाग दौड़ में ही लगे हुए हैं कि ये इसको पीछे छोड़ के मैं आगे निकल जाऊं, वो जेलस फैक्टर डेवलप हो गया हर किसी के अंदर। तो ये चीज़ हमारे बच्चों के लिए बहुत हार्मफुल है जी, तो हमें उस चीज़ से कैसे प्रोटेक्ट करना है कि जो आने वाली जनरेशन है या जो अपकमिंग है तो वो इस चीज़ को कैसे कवर करे कि हाँ जेलस फैक्टर ना हो, अपने लिए जीना सीखें, ये चीज़ें लाइफ में ना लेके आएँ। चाइल्ड साइकोलॉजी पे बहुत ज़्यादा वो होना चाहिए क्योंकि मेन जनरेशन उन्होंने इस चीज़ को लेना है ना, अडेप्ट तो वही करेंगे अब आने वाले टाइम में। तो उनको हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं इन चीज़ों से? देखिए क्या है, जब बच्चा पैदा होता है ना, हाँ जी, और लेकर के 7 साल की उम्र तक, हाँ जी, 0 to 7, बच्चा ना एक हिप्नोसिस की स्टेट में होता है, हिप्नोसिस स्टेट में होता है। Okay. वो उसका अपना दिमाग नहीं होता, वो जो देखता है ना उसको फॉलो करता है। कोई किसी को मार रहा है मारने लग जाएगा, कोई खेल रहा है खेलने लग जाएगा, तो जो दूसरे करते हैं फॉलो करता है, ठीक है। उसके बाद उम्र आती है 7 से 14 की। हाँ जी, अगर मान लीजिए हम मानते हैं कि इंसान की एवरेज एज 80 साल है, ठीक है, तो लोगों को ये नहीं पता, और हमारे शास्त्रों में भी ये लिखा हुआ है, जो 7 से 14 साल की उम्र है एक बच्चे की लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट पीरियड है। 7 से 14 साल का बेस हो गया मतलब। आई थिंक 7 साल का बच्चा सेकंड क्लास में होता है, सेकंड क्लास से लेके 8वीं क्लास तक, 8th क्लास तक। जो वैल्यू सिस्टम उसका बन गया 7 से 14 साल की उम्र में, उसी के ऊपर वो वैल्यू सिस्टम उसका ज़िंदगी भर चलना है बच्चे का। ओके, उसके अंदर डर बैठ गया तो वो ज़िंदगी भर डरा रहेगा, उसके अंदर फ्रीडम आ गई वो ज़िंदगी भर फ्री रहेगा। जो वैल्यू सिस्टम उसका यहाँ बन गया, मान लीजिए इस उम्र का बच्चा है, वो क्लास में कुछ बोलता है, टीचर बोलती है चुप जाओ, तुम्हें नहीं पता, बैठ जाओ, चुपचाप बैठ जाओ, तो आपने उसको ज़िंदगी भर के लिए बिठा दिया। उसके अंदर वो डर जो बैठ गया ना, हाँ जी, हाँ जी, वो बड़ा होकर के कहीं जॉब करेगा ना, अपनी बात ही नहीं बोल पाएगा अपने बॉस को, कलीग्स को। कहीं बिजनेस करेगा, अपने कस्टमर से पेमेंट ही नहीं मांग पाएगा। उसकी शादी होगी, अपने लाइफ पार्टनर के आगे अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाएगा। ऐसे वैल्यू सिस्टम काम करता है। तो जो 7 से 14 साल की उम्र है ना, देखिए बच्चे पेरेंट्स क्या करते हैं, अपनी जो अधूरी ख्वाहिशें हैं ना अपने बच्चों की तरह पूरा करना चाहते हैं बिल्कुल। कि यार हमें ये नहीं मिला, तो मेरे बच्चे को वो चीज़ मिलनी चाहिए, ठीक है ना, कि मैं नहीं कर पाया, मैं स्विमिंग नहीं कर पाया, मैं हॉर्स राइडिंग नहीं कर पाया, मैं यहाँ नहीं घूम पाया, मैं वहाँ नहीं, मेरे बच्चे करेंगे, ठीक है ना। अपने को थोपना नहीं है बच्चों पे। पेरेंट्स को ये समझना चाहिए कि बच्चे आपकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, वो तो आपको पालने के लिए मिले हुए हैं कि आपने उनको पाल पोस के बड़ा करना है। बिल्कुल, वो आपकी कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है बच्चे, उनको अपने से अलग मानिए। आपने बच्चों को क्या करना है, माहौल देना है, ऐसा माहौल जहाँ पर डिसअपॉइंटमेंट, फियर, रिजेंटमेंट, ये सब चीज़ें ना हो। वहाँ क्या हो, प्यार हो, फ्रीडम हो, सिक्योरिटी हो, ये सब चीज़ हो। तो जब बच्चों को आप ऐसा माहौल दोगे ना, अपने आप ही उसका वैल्यू सिस्टम ऐसा बनेगा जो उसकी लाइफ के लिए ठीक होगा। ना वो फिर जेलस फील करेगा, ना कुछ करेगा। अब आप बच्चे को बताते हो कि भाई तुमने दूसरे की लकीर को छोटा नहीं करना, तुम अपनी लकीर बड़ी करो जितनी मर्जी करनी है, दूसरे से जेलस मत हो, ठीक है ना। तो ये वैल्यू सिस्टम बच्चों को तभी मिलेगा जब आप उनको अच्छा माहौल देंगे। अगर घर में आप देखिए पेरेंट्स लड़ रहे हैं आपस में, फैमिली मेम्बर्स लड़ रहे हैं, बच्चा क्या सीख रहा है, उसके सब कॉन्शियस में सब जा रहा है। बच्चे के जो आप देखते हैं ना बड़े बड़े क्रिमिनल्स हैं, उनसे जब साइकोलॉजिस्ट बात करते हैं ना, तो वो ये बताते हैं कि बचपन में हमारे घर के अंदर माहौल बहुत ख़राब था। तो ये वहीं से शुरुआत हुई भी है, 7 से 14 साल में शुरुआत। 7 से 14 में सब सीख जाता है, उसके बाद नहीं सीखता बच्चा। उसके बाद तो जो 7 से 14 में सीखा है उसी के बेस के ऊपर उसकी लाइफ चल रही है। तो किसी के भी घर में अगर मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ इस उम्र के बच्चे हैं, तो ये उनका पूरे लाइफ का बेस है। उनको सही माहौल दीजिए जहाँ वो उनके अंदर फ्रीडम हो, उनके अंदर प्यार हो, उनके अंदर डिसअपॉइंटमेंट ना हो, कोई डर ना हो, सिक्योरिटी हो, बच्चे सिक्योर महसूस करें, ऐसा माहौल दीजिए बच्चों को।
पर बेसिकली सर फिर वो तो पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड कर गया ना, पेरेंट्स, सारा कुछ। स्कूल, दोनों चीज़ें। मेजर इन्फ्लुएंस इन्हीं दोनों का है, हालांकि दूसरे और का है, लेकिन मेजर इन्फ्लुएंस पेरेंट्स का और स्कूल का। स्कूल का भी सर एजुकेशन का वैसे हो गया कि हाँ जी थोड़ा बहुत हुआ, बाकी ट्यूशन्स पे करो, ऐसे करो। तो हमारे टाइम में तो जैसे स्कूल में ही सारा कुछ होता था, ट्यूशन्स का इतना इम्पोर्टेंस नहीं थी। अब सारा बाहर से करें और स्कूल में फिर देखिए वो तो एक पढ़ाई की बात हो गई, ठीक है ना। आज के डेट में देखिए प्रेशर इतना है या इतनी कम्पिटिटिव लेवल इतना बढ़ चुका है, तो बच्चों को एक्स्ट्रा पढ़ाई की ज़रूरत होती है, ठीक है। लेकिन वो एक अलग विषय है, ठीक है। लेकिन उससे बच्चों पे हो क्या रहा है, बच्चों पे स्ट्रेस ही तो क्रिएट हो रहा है। राइट, बच्चों पे स्ट्रेस, स्कूल में पढ़ रहे हैं, बाहर के पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, तो स्ट्रेस ही क्रिएट हो रहा है बच्चों पे। वो कम्पिटिटिव उसके अंदर फंसे हुए हैं जाल में ना, हमने फंसा दिया बच्चों को, जो उनकी ग्रोथ के लिए ठीक नहीं है। वही सर। अब जितना हम देखते हैं टीवी पे, देख लो डांस शो हैं या जो आज का माहौल है उसमें भी सब कुछ यही दिखा, एंटरटेनमेंट ही है मेन बेसिकली। जी तो मुझे ये है कि अगर हम मैसेज दें तो एजुकेशन पे दें, कि एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब बेस नहीं होगा तो आप कहीं जाके क्या किसी को रिप्रेजेंट कैसे करोगे, डांस करके, सॉन्ग सुना के? रिप्रेजेंट तो हम अपनी उससे करेंगे ना, अपने नॉलेज से। हम अगर कहीं बाहर गए हैं तो वो हमारा इंस्टाग्राम प्रोफाइल नहीं देखेंगे, वो हमारा बेसिक प्रोफाइल देखेंगे कि हम क्या हैं, हमारे पास नॉलेज विजडम कितना है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, इसमें थोड़ा सा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है आपसे। हाँ जी। स्कूल या एजुकेशन आपको विजडम नहीं देगा, इससे आपको विजडम कभी नहीं मिलेगी। आपको किताबी नॉलेज मिल जाएगी। हाँ जी, हाँ जी। किताबी नॉलेज और विजडम देखिए बिल्कुल अलग चीज़ है, वो अलग है, वो ठीक मैं है। मानती हूँ। हाँ, अगर मैंने आपको बोला ना, अगर बच्चों का वैल्यू सिस्टम सही क्रिएट हुआ है तो उनमें विजडम होगी। ठीक है। आपने बच्चों को घर में अच्छा माहौल दिया, या मान लीजिए किसी के घर में धार्मिक माहौल भी है, तो अच्छा वो अच्छी बातें तो सिखा रहे हैं, ठीक है ना। इन चीज़ों से बच्चों को विजडम आएगी। किताबी नॉलेज से तो विजडम कभी नहीं आएगी बच्चों को। और दूसरा, अगर कोई मान लीजिए डांस में अच्छा है, गाने में अच्छा है, तो वो भी बहुत बड़ी बात है आज की डेट में। वो टैलेंट कम लोगों के पास होता है। हाँ जी, पर लेकिन हमने बनाया ही क्राइटेरिया सारा उसी चीज़ पे ही है, जितने ये शोज़ हैं या वो हैं जी। हमने एक एजुकेशन, जैसे पहले ये मेन शो आते थे जिसमें बच्चे compete करते थे, बाहर से दूसरे स्टेट से आते थे, तो वहाँ तक भी बच्चों को लेके जाया जाता था, IPS IAS तक ये सब चीज़ें होती थी। या जब भी अभी रिसेंटली पेपर लीक हो गए हैं या सब, वो किस चीज़ में लैक कर रहे हैं हम लोग कि एजुकेशन से बच्चों को हटा क्यों रहे हैं? हम सोशल मीडिया ही क्यों रिप्रेजेंट कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है कि, असल में क्या है, दोनों ही परसेंटेज है। हाँ जी। कुछ फैमिलीज़, बच्चे ऐसे भी हैं जो सोशल मीडिया से दूर हैं, और उनका शुरू, देखिए सब चीज़ है ना क्लैरिटी पे डिपेंड करती है। अगर शुरू से क्लैरिटी है ना किसी के पास में, क्लैरिटी है कि मैंने क्या करना है, हाँ जी, तो वो तो क्लियर है। अब कुछ बच्चे जैसे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, IIT की या मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, या कोई IAS बनना चाहता है, कोई लॉयर बनना चाहता है, जो, तो उनके पास क्लैरिटी है बच्चों के पास में, ठीक है। तो वो तो अपने उसी हिसाब से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। जिनके पास क्लैरिटी नहीं है ना, वो फिर नई नई ऑप्शन ढूंढते हैं कि हमने क्या करना है, क्या नहीं करना। अच्छा ये कर लूँ, शायद इसमें सक्सेस मिल जाए, नहीं उसमें सक्सेस मिल जाए, कहीं ना कहीं उनको भी सिक्का चल जाता है, वो सक्सेस प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है ना। ठीक है। लेकिन ट्राई करते हैं वो तो अच्छी बात है, मैं इसको कोई बुरा नहीं मानूंगा, क्योंकि आज की डेट में ना चीज़ें इतनी खुल चुकी हैं, इतनी ऑप्शन है आपके पास में। पहले होता था कि बच्चे ने 12th करी, या तो इंजीनियर बनेगा, या मेडिकल में जाएगा, या आर्किटेक्चर करेगा, या लॉ करेगा। अब चीज़ें बहुत खुल चुकी है, मतलब कुछ भी हमारे पास काफ़ी, अब समुंदर है आपके सामने, आप कहीं भी परफॉर्म कर सकते हैं, कहीं भी परफॉर्म कर सकते हैं, कहीं भी एक्सेल कर सकते हैं। एट द एंड ऑफ द डे ना क्या चाहिए आपको, आपको एक सेटिस्फैक्शन, फुलफिलमेंट चाहिए अपने अंदर कि यार मैंने कुछ किया है, मैंने अचीव किया लाइफ में, ठीक है ना। चाहे मैंने पढ़ाई से करा, चाहे मेरे अंदर और कोई टैलेंट है, चाहे मैंने ये किया वो किया, वो सेंस ऑफ फुलफिलमेंट आनी ज़रूरी है लाइफ में। ओके। तो वो फुलफिलमेंट हर एक की अलग अलग चीज़ों से आती है। हम सोचे सबकी पढ़ाई से आएगी, कभी भी नहीं आएगी। हाँ जी सर, ऐसे तो हर कोई बॉर्न वो ही नहीं होते, IPS IAS नहीं हाँ, होते, सबके अंदर अपने अलग अलग होते हैं। हाँ हाँ, टैलेंट सबका अपना अलग अलग है, सबके। बट वो टैलेंट को हमें एक गुड वे से लेके आना अब मान लीजिए आप IAS IPS की बात कर रहे हो, हाँ जी, अनपढ़ मंत्रियों के आगे वो हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं। यही तो प्रॉब्लम है सर। नहीं तो मैं आपसे वही कह रहा हूँ ना, तो पढ़ाई भी कोई क्राइटेरिया नहीं हुआ। लेकिन जो मंत्री बना है वो भी यहाँ तक पता नहीं कैसे पहुँचा होगा, उसके अंदर भी कोई करिश्मा तो होगा, कोई तो बात होगी। आप एक आदमी को अपने पीछे चला के देखिए, इनके पीछे सैकड़ों हज़ारों लोग चल रहे हैं, तो इनके अंदर भी कोई टैलेंट होगा ना। तो सबका अपना टैलेंट है, सबका अपना टैलेंट है, वो मैं मानती हूँ, और किस्मत भी साथ देती है इंसान का। डेस्टिनी सबसे बड़ा रोल प्ले करती है लाइफ में। पुरानी कहावत है कि गुणवान ना होइए
पर होइए भाग्यवान, भाग्यवान के द्वार पर खड़े रहे गुणवान। वेरी नाइस, जो भाग्यवान है ना, वेरी इंप्रेसिव। हाँ, तो गुणवान उनके आगे हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं, ठीक है ना, तो कुछ नहीं कह सकते, डेस्टिनी भी है सब शिक्षा कुछ। मंत्री को अनपढ़ वर्ड बोलूं तो शायद वो उनके साथ रिलेट ना करे, पर शिक्षा मंत्री को खुद नहीं पता कि क्या हमने सिस्टम बनाया और अनपढ़ लोगों ने भी उस चीज़ को वो किया है। हाँ, तो गलत है ये। वो कह रही हूँ कि उस चीज़ का तो अगर हमारा बेस ही खराब है, वो उनको नहीं पता है, तो वो चीज़ कैसे ठीक रहेगी जनरेशन के जी लिए? जी, तो वो चीज़ गलत तो है, खराब है बिल्कुल, ना। वो चीज़ गलत एक है। अनपढ़ बंदा अगर इतने एजुकेशन मिनिस्टर बन जाए, जिन्होंने सारा देखना है, जी बच्चों को वो चीज़ देनी है, जी, तो वो चीज़ खतरनाक हुई ना हमारे देखिए, लिए। जो वैसे मैं आपको बताता हूँ, जो भी मिनिस्ट्रीज चलती हैं या जो भी सिस्टम बनते हैं ना, वो ब्यूरोक्रेसी बनाती है। हाँ जी, जो IAS ऑफिसर्स होते हैं या सेक्रेटरीज होते हैं वो बनाते हैं, मिनिस्टर्स के सिर्फ साइन होते हैं, ठीक है ना। तो अगर मिनिस्टर्स को नॉलेज नहीं भी है ना, लेकिन ब्यूरोक्रेसी हमारी इतनी स्ट्रांग है, उनको समझ है कि क्या ज़रूरत है क्या नहीं है। ओके। तो सिस्टम हमारा ऐसा बना हुआ है कि अगर चाहे सीट के ऊपर मंत्री सीट पे कोई बैठता है, लेकिन जो काम करने वाले लोग हैं ना, उनको समझ है क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। पर सर मैंने एक चीज़ कहीं अब वही सोशल मीडिया ही आ गया ना। जी। जब तक ये बातें नहीं पता लगती थी, नहीं पता लगती थी, अब तो हमें छोटी छोटी बात घर बैठे आराम से पता लग जाती है। तो किसी बच्चे ने क्वेश्चन किया था और सामने एजुकेशन मिनिस्टर थे, उनको समझ में नहीं आया, अच्छा, वो बता ही नहीं पाए। जब हमें अपना बेसिक क्लियर नहीं है और हमारी चीज़ से ही क्वेश्चन, अब मैं किसी डिपार्टमेंट में हूँ, अगर मुझे उसका बेसिक क्लियर नहीं होगा तो मैं सामने वाले बच्चे पे क्या इम्पैक्ट डालूंगी? उसके दिमाग में तो ये आएगा ना, बिना पढ़े लिखे भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो हमने वो नॉलेज नहीं ली ना, वो नॉलेज की तो क्लैरिटी होनी जरूरी है। दैट इज़ रॉन्ग। तो फिर वो चीज़ तो हमें एक बेस तो क्लियर करना जी, चाहिए, एटलीस्ट that is बच्चा wrong, कम yeah. से कम ग्रेजुएशन तक तो जाए। हाँ, ठीक बात है जी ठीक है ना, जी। ये तो नहीं है इजी मनी के पीछे भाग के। आजकल क्राइम भी फिर बहुत ज़्यादा है, जी, क्योंकि अगर नशा भी है, क्राइम भी है, तो हमारी सोसाइटी में ये चीज़ें भी तो बढ़ गई ना। बहुत ज़्यादा बढ़ गई चीज़ें, और हाँ क्या इन चीज़ों के प्रति काम भी हो रहा है इनके कि कैसे चीज़ें ठीक की जाए। लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगा कि कोई भी समाज बनता है ना, हाँ जी, हर समाज के अंदर जो बड़े हैं हाँ जी, वो पहले बच्चे थे ना। अगर बचपन में उनका वैल्यू सिस्टम ठीक होता बिल्कुल। तो बड़े होकर के वो कभी गलत काम नहीं करेंगे। तो इसलिए बच्चों को, जो जनरेशन, जो छोटी जनरेशन है, इनके अंदर सही वैल्यूज़ डालना, सही वैल्यू सिस्टम क्रिएट करना, ये बहुत ज़रूरी है ताकि आगे समाज में सुधार हो। तो वही चीज़ हम सर अपनी लाइफ पे अप्लाई कैसे करें, कि आपको मैं यही पूछना चाहती हूँ कि जैसे हर कोई बंदा कैसे मैनेज करे उस चीज़ को, कि सोशल मीडिया भी चलो एक एंटरटेनमेंट है, वो भी ठीक है, स्टडी भी ज़रूरी है, लेकिन दोनों चीज़ों पे फोकस पहले स्टडी पे जाना चाहिए कि सोशल मीडिया पे जाना चाहिए? ये कैसे मैनेज करें अपना? नहीं, मैंने कहा ना, सबसे पहले जीवन में ज़रूरी है क्लैरिटी। हाँ जी, ठीक है, अगर आपके पास क्लैरिटी है और फिर आपको पता है मैंने ये काम करना है, हाँ जी, फिर आपके पास कैपेबिलिटी भी है करने की, वो कि भाई मेरे पे क्लैरिटी है, मैंने ये करना है और मैं कैपेबल भी हूँ करने का। ठीक है, 2 स्टेज पार हो गई। थर्ड स्टेज होती है करेज, कि मेरे पे हिम्मत भी है, मेरे पे क्लैरिटी भी है, मेरे पास कैपेबिलिटी भी है और मेरे पास करेज भी है। जब ये तीनों चीज़ें आ जाती है ना, तो फिर इंसान ने जो करना है वो पा लेता है। आपने जैसे मेरे से कहा कि गोल्स की आपने बात की थी, हाँ जी, कि इंसान अपने गोल कैसे अचीव करे, ठीक है ना। अब गोल खाली दिमाग में है, कोई डेडलाइन नहीं है कि मैंने कब तक गोल करना है, अचीव करना है, तो वो एक फैंटेसी है। सिर्फ आपके माइंड में एक फैंटेसी है कि भाई गोल है विदाउट डेडलाइन। जब गोल के साथ में अपने डेडलाइन आ गई कि मेरा ये गोल है और मैंने दिसंबर 2025 तक इसको अचीव करना है, ठीक है, तो एक आपका ऑब्जेक्टिव बन गया। ठीक है, गोल प्लस डेडलाइन इज ऑब्जेक्टिव, गोल माइनस डेडलाइन इज फैंटेसी। ठीक है, तो गोल प्लस आपका डेडलाइन आ गया तो ऑब्जेक्टिव बन गया। अब आपका गोल आपको मालूम है और आपने डेडलाइन भी दे दी, अब आप उसके लिए प्लान बनाएंगे। तो गोल प्लस डेडलाइन प्लस प्लान, जब ये तीनों चीज़ें आ गई ना, तो अब आपकी इंटेंशन बन गई पूरी कि भाई ये मेरा गोल है, मैंने यहाँ तक अचीव करना है और ऐसे करना है, प्लान भी आ गया साथ में। तो अब आपकी इंटेंशन बन गई, यहाँ भी अब मैंने काम करना है। फिर आप इसमें गोल प्लस आपकी डेडलाइन प्लस आपका प्लान, इसके साथ आप प्लस कर दीजिए कंसिस्टेंट एक्शन, ओके। तो देन इट इज़ इक्वल टू सक्सेस। मतलब बैलेंस जरूरी है उस चीज़ के आपके लिए। पास गोल भी होना चाहिए, Right. आपके पास एक डेडलाइन भी होनी चाहिए, आपका प्लान भी होना चाहिए, और फिर आपके कंसिस्टेंट एक्शन भी होना चाहिए। कंसिस्टेंटली आपको उसकी तरफ बढ़ना है, आपको एक्शन लेने हैं उसको पूरा करने के लिए। जब आप ये चारों चीज़ कर लेंगे ना, तो सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी। ओके, मतलब हर चीज़ को बैलेंस में रख के, वो बैलेंस आपको स्टेज जिप्सन से माइनस नहीं कर सकते। मैंने आपको बोला ना, आपको डेस्टिनेशन पे ध्यान नहीं देना, आपने जर्नी पे ध्यान देना है। जो प्रोसेस है ना, उसको ढंग से करिए तो रिजल्ट अपने आप क्रिएट होंगे।
ठीक है। लेकिन आप रिजल्ट को अपने बिठाइए मत यहाँ पर कि मेरे को भाई रिजल्ट ये चाहिए, रिजल्ट ये मेरे को चाहिए। 96% चाहिए ही चाहिए, उसके लिए हम पढ़े बेशक ना। तो फिर अनाहत चक्र में बैठ जाएगा ना, हाँ जी। और अनाहत चक्र में बैठ गया तो तो नहीं वो फिर मिलेगा। मैनिफेस्ट नहीं, कभी पूरा नहीं होगा। इसलिए उसको वहाँ नहीं बैठने देना। आपने अपने आप को, मतलब जो प्रोसेस आप फॉलो कर रहे हो ना अपने गोल तक पहुँचने के लिए, उसको आप अच्छे से करिए, मज़े से करिए, तो आप देखेंगे कि आपके अपने आप ही रिजल्ट अपने आप क्रिएट होते जाएंगे। तो ये हमारी लाइफ का सबसे बड़ा पैम। आप कहते हैं ना कुछ लोग बड़े जीनियस होते हैं, हाँ जी। लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते। क्यों? कोई जीनियस हो, दिमाग में IQ उनका ज़बरदस्त है, EQ बहुत लो है, तो क्या करेंगे? किससे भी लड़ लेंगे, कौन से बात करेगा, अरे मैं नहीं बता रहा तेरे को, जा। इमोशंस पे काबू नहीं है ना, इसलिए सक्सेस मिली नहीं। नॉलेज वॉलेज उनकी सब कुछ, IQ सब ऐसे रह गया। और जिन लोगों का इमोशनली जो अपने आप को रेगुलेट कर लेते हैं, उनको चाहे कैपेबिलिटी कम भी है, लेकिन वो अपने जीवन को ना बढ़िया कर लेते हैं। ये सर आपसे बहुत अच्छी चीज़ सीखने को हाँ जी। मिली है, बेस्ट हाँ, चीज़। क्योंकि लाइफ में आप क्या कर रहे हो, आप लोगों से ही मिल रहे हो ना, सब कुछ, चाहे बिजनेस कर रहे हो, जॉब, हाँ सब जी। जगह लोगों से मिल रहे हो। लोगों से डील कैसे करना है, जो इमोशनली इंटेलिजेंट पीपल होते हैं उनको पता है मैंने कैसे डील करना है। उनको पता है कि क्या इमोशंस मेरे हैं, कि आपने मान लीजिए मेरे से 2-4 अच्छी बातें करी और मैं इमोशनली एकदम वो हो गया, तो आप मेरे से अपनी कोई बात मनवा सकते हो? नहीं होना चाहिए ना सर। तो अगर मैं इमोशनली इंटेलिजेंट हूँ तो मैं उस प्रभाव में नहीं आऊँगा। मुझे पता है कि हाँ भाई ठीक है, कोई क्या कह रहा है और मुझे कैसे रहना है, ठीक है ना। बट ये तो होता ही नहीं सर, ये कैसे हम अप्लाई कैसे करें फिर इस चीज़ को? इस पे तो बहुत वर्क करना पड़ेगा। हाँ, इस पे तो वर्क करने की ज़रूरत पड़ेगी हमें। इमोशनली इंटेलिजेंट, इसके लिए कुछ देखिए साइकोलॉजिकल टूल्स भी होते हैं, ठीक है ना। फिर बात उसी में आती है कि इंसान की साइकोलॉजी पे काम करना पड़ता है। ओके। साइकोलॉजिकली उनको काफ़ी चीज़ों को ठीक करना पड़ता है, तो इंसान इमोशनली इंटेलिजेंट हो जाता है। कुछ इन लोगों के पास ट्रॉमाज होते हैं, ठीक है ना, वो उन्होंने ट्रॉमाज लेकर के चल रहे होते हैं अपने ऊपर। कहते हैं ना, अपने सर पे गठरी लेके चल रहे होते हैं पुराने ट्रॉमास की, हाँ जी। जो इंसिडेंट हुए हैं पुराने, हाँ जी। हाँ जी। ठीक है। अब वो उनके साथ ऑलरेडी इतना बोझ उनके ऊपर है, आपने उनको जरा से कुछ कहा वो एकदम फट जाएंगे आपके ऊपर। क्या भाई, क्या कह रहे हो, ये क्या कर रहे हो, क्या कर दिया तुमने, जबकि बात छोटी सी थी। बिल्कुल। लेकिन जो इमोशनली इंटेलिजेंट इंसान है वो समझ जाएगा इसके साथ में कोई प्रॉब्लम है पुरानी, वरना वो भी ऐसी जवाब देगा। वो इंटेलिजेंट नहीं होगा, वो भी ऐसी जवाब दे देगा उसको। तो आप देखिए अपनी फैमिलीज में भी आपने कई बार देखा होगा, या लोगों में देखा होगा, छोटी छोटी बातों पे ऐसे लड़ रहे हैं। लेकिन जो एक शांत, जो इंसान इंटेलिजेंट होगा ना, वो चुप रह जाएगा। चुप रहना, जो ज़्यादा ताकतवर होगा ना, वो जवाब नहीं देगा, वो चुप रह वो जाएगा। चुप रहेगा, राइट। जो जिसमें दम नहीं होता ना, हिम्मत, वो जवाब देते हैं। लेकिन चुप रहने में भी दो चीज़ें हैं। एक होता है कि चुप रह गया, लेकिन अंदर ही अंदर मैं कूद रहा हूँ, मैं सड़ रहा हूँ यार, ये तो वो आप वो मेंटल हेल्थ खराब करेगा। और एक होता है चुप रहना, अरे इसने कुछ कहा मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, उसने अपने माइंड पे उस चीज़ को हावी नहीं होने दिया। तो वो मोड होना चाहिए। ये नहीं कि मैं चुप तो रह गया, लेकिन अंदर ही अंदर मैं उस चीज़ को अपने फील कर रहा हूँ बार बार, तो मेरी मेंटल हेल्थ खराब हो रही है, वो नहीं करना, ठीक है ना। तो इमोशनली इंटेलिजेंट लोग अपने ऊपर इमोशंस को हावी नहीं होने देते। उनको पता है मैंने किस सिचुएशन के अंदर कितना रिएक्ट करना है, बस ये चीज़ जिस इंसान ने सीख ली, वो उसे दुनिया में कोई नहीं हरा सकता। यही चीज़ तो मुझे लगता है किसी के पास। अब देखिए हमारे प्राइम मिनिस्टर है, रात दिन इनको लोग पता नहीं सोशल मीडिया पे उधर कुछ उल्टा सीधा बोल रहे हैं। अब ये सबके ऊपर ऐसे बोलने लग जाए, नहीं ना, उनको पता है वो जो बोल रहे हैं, तो मैं अपना काम कर रहा हूँ। या और भी ऐसे, महेंद्र सिंह धोनी थे, ठीक है ना, वो प्रेशर सिचुएशंस के अंदर नॉर्मल रहते थे, ठीक है ना। क्यों? इमोशनल क्वेश्चन हाई है, इमोशंस को हावी नहीं होने देना अपने ऊपर, ठीक है ना। इसलिए काम रह करके सक्सेस मिली। ओके, मेन फैक्टर ही यही है। मेन फैक्टर ये है इंसान के, जी। वरना आप जितनी मर्जी कैपेबिलिटी ले लीजिए, कि जो मर्जी चीज़ ले लीजिए, अगर इमोशनली आप इंटेलिजेंट नहीं है, आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते, या सक्सेस को संभाल भी नहीं सकते अगर नहीं पहुंच भी गए। हाँ, तो जो जिन लोगों को सक्सेस मिल भी गई, तो वो आपने देखा ना, वो जैसे सक्सेस मिलते ही क्या हालत हो जाती है उनकी, हम कहते रैश हैं हो जाते हैं, हाँ, संभाल नहीं पाए, और फिर वो नीचे आ जाते हैं। उसका अगला स्टेप क्या होता है? फिर वो नीचे आ जाते हैं, वहाँ पे फेलियर। वो क्यों? बिकॉज दे वर नॉट इमोशनली इंटेलिजेंट। और जो अपनी इमोशन, जो अपनी सक्सेस को पचा जाते हैं, कौन लोग पचा जाते हैं, डाइजेस्ट कर जाते हैं? जो इमोशनली इंटेलिजेंट लोग हैं वो। इट्स अ गुड पॉइंट सर, कि ये तो हर किसी में होना चाहिए। और हमें, मैं फिर उसी बात पे आऊँगा कि हमें बच्चों के वैल्यू सिस्टम में इमोशनल इंटेलिजेंस को इनकलकेट करना चाहिए, ताकि बचपन से ही बच्चों को, जो ये दुनिया इतनी तेज़ी से बदल रही है ना, उसके अंदर अपने आप को संभाल सके, उसके अंदर एक्टिवली ढंग से पार्टिसिपेट कर सके, आगे बढ़ चुके। तो क्योंकि हर स्टेज पे उनको कंपटीशन मिलेगा। फिर ये तो सर बेस से ही हमें पता लगे। अब जैसे बच्चों को किसी ने मार दिया स्कूल में, पेरेंट्स कहते हैं तूने क्यों नहीं मारा, है ना, पलट के जवाब क्यों नहीं दिया। जी 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 जी। और जबकि सिखाना ये चाहिए कि कोई बात नहीं, उसने अपना वो किया है, अपना आराम से धीरे से करके चलो। कुछ बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, वो पढ़ते रहते हैं, आगे निकल जाते हैं, तो पेरेंट्स के ऊपर आ गई ना बात। हाँ, तो वो बेस है ना हमारा। तो पेरेंट्स को, अगर पेरेंट्स ऐसी बात सिखाएंगे, बच्चे सीखेंगे ज़रूर। पेरेंट्स को समझदार होना ज़रूरी है ना इसके लिए। पेरेंट्स को इमोशनली इंटेलिजेंट होना ज़रूरी है।
बहुत से रिएक्शन तो वहीं से मिलते हैं हाँ बच्चों वहीं को। से मिलते हैं। या देखिए बच्चे ना, एक तो आप उन बच्चे कभी भी वो नहीं सीखेंगे जो आप इनको सिखा रहे हो, बच्चे वो सीखेंगे जो वो आपको करता हुआ देख रहे हैं। ओके। जो आप उनको मुंह से सिखा रहे हो नहीं सीखेंगे। बच्चों को आप फ़ोन चलाने के लिए मना कर रहे हो, लेकिन खुद आप पूरे दिन फ़ोन लेके बैठे हो ना, तो नेचुरली वो देखेगा। वो उसकी आंखें देख रही हैं, उसके सबकॉन्शियस में जा रहा है बच्चे के। फिर बच्चे देख रहे हैं कि नहीं यार पेरेंट्स घर में वो तो ज़्यादा फ़ोन नहीं इस्तेमाल करते, तो बच्चे में वही वैल्यू जा रही है। या वो देखते बिहेवियर देखते हैं कि पेरेंट्स का बिहेवियर कैसा है। खुद आप गलत बिहेव करो और बच्चों को बोलो अच्छा बिहेव करें, कभी भी नहीं सीखेंगे। इफ़ दे विल सी यू कि आप बड़ों की रिस्पेक्ट कर रहे हो, पेरेंट्स की रिस्पेक्ट कर रहे हो, आपस में एक दूसरे तमीज़ से बोल रहे हो, तो बच्चा अपने आप वो चीज़ सीखेगा। तो पेरेंट्स का खुद का बिहेवियर बहुत ज़रूरी है उनको, कि वो बच्चों के सामने अपना हमेशा बिहेवियर सही रखें। ठीक है, मतलब हम अपना बेस ही क्लियर करें पहले। अगर उस चीज़ को जनरेशन को कुछ अच्छा देना हाँ, है बस तो वो बचपन से ही बचपन उनको से अच्छी वो दें, नॉलेज दें या कुछ भी एजुकेशन। 7 से 14 साल की उम्र निकल गई ना, फिर कोई नहीं सीखेगा। मेन फोकस 7 से 14 बिल्कुल, वो 100%। 7 साल, वो 7 साल तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब पूरी लाइफ का बेस ही वही है। उसी टाइम फ्री हो जाते हैं लोग कि बच्चा बड़ा हो गया, स्कूल जा रहा है, ठीक है, उस जा रहा है, लेकिन उसको माहौल अच्छा दे बस। मैं नहीं कह रहा उस बच्चों पे थोपना नहीं है, कुछ भी बच्चों पे थोपना नहीं है, उनको माहौल अच्छा देना है, प्यार का, फ्रीडम का, जहाँ डिसअपॉइंटमेंट ना हो, खुशी हो, ठीक है ना, अपने आप को अच्छे से बच्चा एक्सप्रेस कर पाए, वो सब चीज़ें देना ज़रूरी है। पर सर ये चीज़ तो एक इस चीज़ में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो स्कूल की भी आ गई ना। मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चा बाहर निकालता है इस उम्र में, क्योंकि बाहर जाएगा, स्टडी में जाएगा, फिर 100% मैं तो कह रहा हूँ स्कूल की भी ट्यूशन पे जाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी। जी जी फिर बिल्कुल। वहाँ वो फ़ोन भी देखेगा, हर चीज़ की उनको परमिशन होती है, वो देखते हैं, तो इन्फ्लुएंस तो वहाँ से आया ना। नहीं इन्फ्लुएंस आएगा, लेकिन देखिए स्कूल के अंदर एक बेसिक माहौल अच्छा ही होता है, हाँ जी, ठीक है ना। स्कूल में कोई एक दो इंसिडेंट आप छोड़ दें, लेकिन स्कूल के अंदर यूजुअली एक अच्छा माहौल होता हाँ जी, है हाँ बच्चों जी। के लिए, ठीक है ना। तो बस वो स्कूल का माहौल अच्छा हो और घर का माहौल अच्छा हो, तो फिर बाकी तो सब मैनेज हो जाता है। पर हमें ये नहीं चाहिए जैसे चलो अब तो बच्चों की इसके लिए हो गया कि हम उसको फ़ोन दे देते हैं कि हाँ ठीक है, घर निकलते टाइम या आते टाइम फ़ोन कर दे, बच्चे की सिक्योरिटी बेस के लिए ठीक है। बट क्या अभी भी जैसे ये चीज़ कहते हैं ना, एक गुड वो होता है किसी चीज़ का भी मेरिट डिमेरिट्स हैं, ठीक है। मेरिट ये है कि हम उसको सिक्योरिटी पर्पस के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं कि हाँ जी स्कूल से बच्चा निकल गया, जी घर पे इतनी देर में पहुंच जाएगा। डीमेरिट्स ये होगी अब उस फ़ोन पे वो सारा दिन में क्या देखेगा। नेटवर्क का मेन वो है हमारे ऊपर कि छोटे फ़ोन दूसरे होने चाहिए जिसमें स्मार्टफोन ना हो बच्चों जी के जी पास, जी। कि वो सिर्फ उतना ही काम करे जितना उसको बोला गया है। नहीं, मेरी सोच अलग है। वही मैं जानना चाहती हूँ कि मैं चाहता हूँ आप बच्चे को नॉर्मल फ़ोन दीजिए, हाँ जी उसमें सब कुछ है, ठीक है, ठीक है, लेकिन बच्चे का वैल्यू सिस्टम आप ऐसे क्रिएट करिए कि वो उसका गलत इस्तेमाल ना करे। देखिए ज़्यादा बांधेंगे ना बच्चों को आज की डेट में, तो वो सफोकेटेड फील करे, वो छुप के करेगा। बच्चों को फ्रीडम देना ज़रूरी है, लेकिन उस फ्रीडम के मायने उनको समझाने चाहिए। उनको मायने पता होने चाहिए कि मेरे को ये फ्रीडम मिली है, मेरे को उसका कैसे सदुपयोग करना है, मेरे उसका दुरुपयोग नहीं करना। ये सिखाना बच्चों को ज़रूरी है। सर वो तो हमने एक बच्चे को एजुकेट किया ना, वो चला गया। अब वहाँ क्लास में तो हमारे हर तरह का बच्चा होता है, हर हाँ। तरह की दिमाग होता है, हर तरीके का बच्चे सारे एक जैसे होते हैं। जैसे अब मैं हूँ, मेरे को बता दिया कि ये चीज़ अच्छी जी। नहीं है, ऐसे नहीं करके आना, ठीक है, मैं वो अपने आप पे लगा रही हूँ, लेकिन मेरा संगत का भी असर बहुत पड़ नहीं नहीं जाता है। पड़ता है, लेकिन हर मैंने कोई पेरेंट्स इस चीज़ पे काम ही नहीं कर हाँ रहा है। नहीं करते, पेरेंट्स काम करते, लेकिन आप देखिए जिसने जो करना है ना वो करेगा ही। अगर आप बच्चों को रोकोगे ना इन चीज़ों से ज़्यादा, वो छुप करके करेंगे। वो तो है ही सर। हाँ जी, लेकिन अगर आप बच्चों को फ्रीडम दोगे ना, लेकिन आप एक पेरेंट्स में, बच्चों में, या स्कूल में, टीचर में, बच्चों में ना ओपन कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है, कि जहाँ आप उनको खुल करके बता पाओ कि आपने ये करना है, आपने ऐसे करना है, आपने ये नहीं करना, और ये ना करने के पीछे वजह क्या है। बच्चे इंटरेस्टेड होते हैं वजह जानने में, कि इसका रिजल्ट क्या है। हाँ, कि इसका मतलब अगर मैं ये अभी कर रहा हूँ, आपने बच्चों को समझाया कि अगर तुम ज़्यादा फ़ोन देखोगे ना, तो जब आप थोड़े से बड़े होगे ना, आपकी आंखों से दिखना कम हो जाएगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप बच्चों को समझाओगे ना, तब बच्चा समझेगा नहीं यार मेरे को अपनी आंखें बचानी है, मेरे को ज़्यादा मोबाइल नहीं देखना है ना, फिर मेरे को मोटे चश्मे लग जाएंगे, ठीक है, मुझे दिखेगा नहीं कोई। तो इस तरह बच्चों को आप इनडायरेक्टली उनके अगर आप सबकॉन्शियस में डालेंगे बातों को, तो बच्चे समझेंगे। डायरेक्ट नहीं भाई तूने मोबाइल नहीं देखना, वो कभी भी नहीं समझेंगे। नहीं, वो तो भाग के जाएंगे उस चीज़ हाँ, की वो तरफ। जाएंगे। वो तो हाँ, बच्चे के तो एक इनडायरेक्ट तरीके से आपको बच्चों को रोको मत, बस उनको उनकी अच्छाई बुराई समझाइए खुल करके। कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। ऐसे ही मैंने अभी थोड़े टाइम पहले एक चीज़ पे पढ़ना शुरू किया था
कि वहाँ पे लड़कियों पे ज़्यादा पाबंदियाँ थी, लड़कों के ऊपर नहीं थी। पेरेंट्स हमेशा गर्ल्स को ही एजुकेट करते हैं, आपने ऐसे नहीं जाना, ऐसे नहीं घूमना, ऐसे हंसना नहीं, ऐसे बैठना नहीं, ऐसे कपड़े नहीं डालने। तो लड़कों को क्यों नहीं इस चीज़ के लिए बताया जाता कि हर कोई किसी को इस हिसाब से, किसी के साथ हमने बातचीत नहीं करनी, या हर लड़की को एक अच्छे उससे देखना है। तो वो लड़कों की और लड़कियों की इस चीज़ में क्यों फ़र्क है इतना? नहीं देखिए, थोड़ा सा जो हमारी सोसाइटी है ना, हाँ जी। उसके अंदर क्या है कि पेरेंट्स जो है ना, एक लड़कियों का सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू भी होता है। हाँ जी, बिल्कुल होता है। तो एक पेरेंट्स को वो रहता है हाँ जी। कि हमारा बच्चा सिक्योर्ड रहे, ठीक है। लड़कों को सिखाया जाना बहुत ज़रूरी है ये कि लड़कियों की रिस्पेक्ट कैसे करनी है, यही चीज़। और आपको कोई अगर आपको गर्ल दिखती है, लड़की दिख रही है, तो यू हैव टू बी ए सेवियर, मतलब आपने उसको बचाने वाला बचाना है। रक्षक होना है, हाँ जी। आपने भक्षक नहीं होना। ये वैल्यू सिस्टम बच्चे का क्रिएट करना बड़ा जरूरी है लड़कों का। तो यही चीज़ अगर मैं आपको कहूँगी, अगर एक मैसेज देना हो पेरेंट्स को, तो उनको ये बताना बहुत ज़रूरी है कि अपनी लड़कियों के साथ साथ लड़कों को भी सिखाएं कि ये चीज़ हर किसी को रिस्पेक्ट दें। हाँ, वो देखिए चीज़- पहले तो क्या, चाहे लड़का हो या लड़की हो, हाँ जी। किसी के अंदर भी ना डर या फियर की वैल्यू नहीं होनी चाहिए। अगर ठीक है। लड़कियों में भी ना लोग पेरेंट्स ज़्यादा सिखा करके एक डर पैदा कर देते हैं, हाँ जी। तो वो भी गलत है कि हम एज्यूम कर लेते हैं कि माहौल ऐसा ही है और ऐसा ही होगा। वो नहीं करना। तो एक वो डर नहीं पैदा करना, लड़के लड़कियों दोनों में डर नहीं पैदा करना, ठीक है। और हाँ, थोड़ा सा लड़कों के अंदर को ये सिखाया जाना ज़्यादा ज़रूरी है आज की डेट में कि गर्ल्स की कैसे रिस्पेक्ट करनी है, ठीक है, कैसे यू हैव टू बी ए सेवियर टू देम, ठीक है। ये सब बातें सिखाई जाना ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन फिर भी थोड़ा जो पेरेंट्स के मन में ये रहता है कि उनको सिक्योरिटी एक महसूस होती है कि भाई लड़कियों की सिक्योरिटी ज़्यादा होनी चाहिए, वो मैं गलत मानता भी नहीं कि ठीक है, एक सिक्योरिटी होनी चाहिए। नहीं, सिक्योरिटी बेस इज गुड, पर वो चीज़ सेम दोनों चीज़ों पे लगनी चाहिए ना। दोनों- आपको बचाना है तो दूसरे को भी हाँ, है ना। दोनों के लिए है वो। ऐसा नहीं है कि लड़कों के लिए ये नहीं है, उनके लिए भी। देखिए फैमिली पे डिपेंड करता है। अगर एक ही फैमिली है, एक ही फैमिली में अगर वो लड़कियों पे पाबंदी लगाते हैं, तो लड़कों पे भी लगती होगी पाबंदी, जहाँ तक मुझे लगता नहीं है। सर, मुझे नहीं लगता ये चीज़। जैसे- लड़कों को तो ये खुला छोड़ देते हैं कि ठीक है, वो जो करते हैं वो ठीक है, ये तो आफ्टर ऑल एक लड़का है। हाँ, ये तो कल को हाँ, किसी ये- लड़की ये- को डिवोर्स देगा तब भी ठीक है, लड़का ही है ना। किसी को हिट करेगा तब भी ठीक है, वो मेल है, ये लड़का है। तो प्रेफरेंस वहाँ उसको आ गई। देखिए अगर आपको लगता है ना कि आदमियों की या लड़कों की उनकी लाइफ ज़्यादा आसान है तो ऐसा नहीं है सर, मैं ये नहीं कह रही कि आसान है, आसान किसी की भी नहीं है, पर हम बेस जो होता है ना, हाँ। उस चीज़ में क्लैरिटी भी तो होनी चाहिए ना कि ये चीज़ ठीक नहीं है, वो देखिए, दोनों के लिए खराब है। मेरे को तो मेन जो ये लगता है कि लड़के लड़कियों के अंदर पेरेंट्स को इसलिए ज़्यादा थोड़ा सा डिफरेंस रखता है कि उनको लगता है कि लड़कियों को हम सिक्योर रखें ज़्यादा, हाँ, तो सिक्योर रखें। तो इसलिए वो उनको थोड़ी सी फ्रीडम कम देते हैं कि उसको हम महफूज रखें या कोई गलत इंसिडेंट इनके साथ ना हो, ठीक है ना। तो वो एक उनका एक प्यार का एक वो है। वो तो सर लड़की भी समझती है कि हाँ। मैं ये डेलिकेट चीज़ हूँ या कुछ भी हूँ, चलो वो एक डिफरेंट वो हो गया। लेकिन हम वही कह रहे हैं ना कि दोनों के लिए एक सेम डेडलाइन होनी चाहिए कि तुमने ऐसा गलत नहीं करना कभी भी। अगर वो नहीं होगा तो हर किसी नहीं, के लिए गलती वो तो बिल्कुल ठीक बात है। वो जो जहाँ गलती पॉइंट ऑफ व्यू है वो तो रूल दोनों के लिए सेम होने चाहिए, बिल्कुल। उसके अंदर कोई लड़का लड़की का कोई वहाँ फर्क नहीं तो होना चाहिए। हमेशा सजा देने के लिए या कुछ भी है वो भी लड़कियों को ही भुगतनी पड़ती है ज़्यादा। नहीं, मैं तो शायद मैं लड़की हूँ तो मैं उस चीज़ पे ज़्यादा बात नहीं, कर रही हूँ। मुझे तो जहाँ तक ये लगता है कि बल्कि उल्टा सजाएं ज़्यादा लड़कों को ज़्यादा मिलती होंगी लड़कियों के मुकाबले। नहीं ठीक है सर, क्योंकि मैस्कुलिन और फेमिनिन का एक अलग वो है, ठीक है, हमारे अंदर दोनों चीज़ें हैं। लेकिन फिर भी ये है कि अपॉर्चुनिटीज़ दोनों को सेम मिलनी चाहिए। हाँ जी, मेरा मेन यही कहने का वो लाइफ है। में अपॉर्चुनिटीज़ दोनों को बिल्कुल सेम मिलनी चाहिए। Right उसके same अंदर होनी कोई चाहिए। जेंडर के ऊपर कोई वो नहीं होना नहीं चाहिए, होना चाहिए। ठीक है। ठीक है, हमारा तो इंडिया का लॉ भी अच्छा है। मैं तो कहता हूँ कि प्रॉपर्टी के ऊपर भी जैसे गवर्नमेंट ने जो हमारा लॉ है वो बराबर ही हक है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, ठीक है ना। तो अपॉर्चुनिटी वाइज आप देखें, कोई जॉब्स है, कुछ है, कहीं है, तो या घर के अंदर भी अपॉर्चुनिटीज़ दोनों के लिए सेम है और सेम ही होनी चाहिए। जैसे सर आप साइकोलॉजी पे भी और एक एंटरप्रेन्योर भी हैं और बिजनेस कोच भी हैं, तो आपके हिसाब से आजकल जो हाई मेन उसके टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर हमें वर्क करना चाहिए, क्या आप वो चीज़ हमें थोड़ा समराइज़ कर दें कि हाँ जी ये चीज़, इस चीज़ पे ध्यान दें, इस चीज़ पे ना दें, ताकि हमें और पता लगे इन चीज़ों के बारे में। मतलब लाइफ पॉइंट ऑफ व्यू से आप कह रहे हाँ हैं? जी। देखिए ज़्यादातर लोग जो ज़िंदगी जी रहे हैं ना अपनी, वो ट्रांजैक्शनल वे में जी रहे हैं। हाँ जी। ट्रांजैक्शनल वे क्या होता है कि मेरे को आपसे जितना फ़ायदा है ना
मैं उतना ही आपसे रिलेशन रखूंगा, हाँ ठीक जी, है ना, हाँ जी, हाँ कि यार उसने इतना मेरे लिए करा है, मैं इतना ही करूंगा उसके लिए, ठीक है ना, या मुझे इतना ही करना चाहिए। एक होता है ट्रांजैक्शनल वे और एक होता है लिविंग लाइफ वाइब्रेशनली। वाइब्रेशनली जब इंसान जीवन जीता है ना, तब उसके अंदर ना थोड़ी सीमाएं नहीं होती, ठीक है। उसको जो अच्छा लगता है ना वो करता है। वो ये नहीं देखता कि आपको, मतलब मेरे को आपसे क्या फ़ायदा होने वाला है, ठीक है ना। अगर मैंने कुछ आपके लिए करना चाहता हूँ, आपकी हेल्प करना चाहता हूँ, अब कोई किसी जानवर की हेल्प कर रहा है, तो जानवर उसको कोई दोबारा कुछ, उसको थोड़ा ना कोई रिटर्न में दे सकता है, लेकिन वो किसी जानवर की खिला रहा है, उसकी हेल्प कर रहा है, तो दैट इज़ अ वाइब्रेशनल वे ऑफ लिविंग। जब इंसान वाइब्रेशनली रहता है ना, तो खुश रहता है। मैं खुशी की बात कर रहा हूँ अभी, ठीक है ना। ठीक है। जब खुश रहेगा तो स्ट्रेस नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो लिव योर लाइफ वाइब्रेशनली, ट्रांजैक्शनली मत जिए, ठीक है ना। फायदे के लिए ना। हाँ, मतलब फ़ायदा या दूसरे का फ़ायदा उठाना या ये करना नहीं, खुल करके जीवन जिए इंसान अपना, ठीक है ना। बहुत छोटा सा जीवन है हमारा, हाँ जी। ठीक है, समय भाग रहा है अपनी स्पीड से, ठीक है ना, काल का चक्र घूम रहा है। तो लिव योर लाइफ वाइब्रेशनली, ठीक है। और फिर जो मैंने आपको पहले बताया था, डोंट लिव विद सोशलिज्म एस्पेक्ट, लिव विद स्पिरिचुअलिज्म एस्पेक्ट। मतलब जो आपको अच्छा लगता है ना, आप वो करिए। आप ये मत देखिए कि दूसरे क्या बोलेंगे। वो कहते हैं ना कि भाई चार लोग क्या कहेंगे, चार लोग क्या कहेंगे, राइट। वो बताऊँ आपको चार लोग क्या कहेंगे। क्या कहेंगे? जैसे वो वही लोग हैं जो पीठ पीछे ही वो सब कुछ वो बोलते हैं। इंसान पूरा जीवन निकाल देता है कि हाँ यार जी, चार लोग क्या कहेंगे, मेरे को नहीं करना, उनके प्रेशर में, हाँ जी। उनके हिसाब से जीवन जीता है। हाँ जी। और जब इंसान की 13वीं होती है ना, तो ये चार लोग कहते हैं जरा गर्म पूरी देना हमें। राइट सर। तो ये वो चार लोगों की चारों औकात की उतनी है, उतनी है, हाँ। इनको अपनी लाइफ में उतनी औकात देनी है आपने, कोई वैल्यू नहीं है इनकी। और ऐसे लोगों के पीछे आपने इनके प्रेशर में अपना पूरा जीवन ऐसे निकाल दिया कि जो उन्होंने कहा कि नहीं यार इनको बुरा ना लग जाए, इनको ये ना हो जाए। स्पिरिचुअलिज्म एस्पेक्ट में लाइफ जिए कि जो मैं करना चाहता हूँ ना, मैं वो करूँगा, जो मुझे अच्छा लगता है, फिर आप खुश रहेंगे। आपको एक बात बताता हूँ, हाँ जी, एक ब्राउनी वेयर करके एक ऑस्ट्रेलियन ऑथर है, हाँ जी। तो उन्होंने एक किताब, वो पहले नर्स थी, तो वो हॉस्पिटल में उस डिपार्टमेंट में थी जहाँ पर कि लोग अपनी लास्ट स्टेज में होते थे, ओके। तो उनकी देखभाल करती थी, उनसे बातें करती थी, मरते हुए लोगों के डिपार्टमेंट में एक तरीके से। तो उसने बुक लिखी है टॉप 5 रिग्रेट्स ऑफ द डाइंग, मतलब मरते हुए लोगों के 5 टॉप रिग्रेट क्या हैं, जो उन्होंने 7-8 साल में काम किया, उसके एक्सपीरियंस के बेस पे उन्होंने किताब लिखी है। तो उसमें जो सबसे बड़ा रिग्रेट है ना, वो ये है कि मैंने जीवन अपने हिसाब से जिया ही नहीं, कि जबकि मैं जीवन अपने हिसाब से जी सकता था, लेकिन मैं दूसरों के प्रेशर में आकर के कि ये चार लोग क्या कहेंगे, दूसरों की वजह से मैंने अपना जीवन अपने अनुसार जिया ही नहीं, और ये मेरा सबसे बड़ा रिग्रेट है। तो कल को अगर हम अपने डेथ बेड पर हो ना, हमें ये सेंस ऑफ फुलफिलमेंट होनी चाहिए कि यार जीवन मैंने अपने हिसाब से जिया है, मैंने दूसरों के हिसाब से जीवन नहीं जिया, मेरे को जो अच्छा लगा मैंने वो किया है। तो मेरे पे ये रिग्रेट लाइफ में नहीं होना चाहिए कि मैं अपने जीवन को अपने हिसाब से जी नहीं पाया, वो सबसे ज़रूरी है। और जो इंसान अपना जीवन अपने हिसाब से जीता है ना, कभी दुखी नहीं होगा जीवन में। और वही लोग होते हैं जो दुनिया में कुछ करके जाते हैं। पर सर यहाँ एक क्वेश्चन हो रहा है कि वो पॉजिटिव वे में हो तो ज़्यादा अच्छा है। अगर किसी ने कुछ कर दिया, ये मेरा तो ये सपना था, ये मैं तो करना चाहता था। मैं इसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो खाली वाइब्रेशनल लिविंग की बात कर रहा हूँ। मैं भी इसमें पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट में नहीं आया, वो एक दैट इज़ डिफरेंट। लेकिन मैंने जीवन अपने हिसाब से जिया, ठीक है ना। पॉजिटिव नेगेटिव तो एक अलग चीज़ है, लेकिन मैंने जीवन अपने हिसाब से जिया। मेरे को वो रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि मैंने दूसरों के हिसाब से जीवन जिया, कि भाई तूने ऐसे कपड़े पहनने हैं, तू वो नहीं पहनेगा या तू वो नहीं पहनेगी, ठीक है ना। तूने यहाँ जाना है, तूने वहाँ नहीं जाना, तूने ये करना है, तूने ये पढ़ाई करनी है, तूने यहाँ शादी करनी है, तूने ये करना है, तूने ये काम करना है, तूने ये बिजनेस करना है। मेरा क्या है फिर? कुछ भी नहीं, वो तो सारे अपने ऊपर क्या अप्लाई हो गए। कुछ हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। और जो इंसान सोचो अपने हिसाब से जिसने सब किया, उसको जो मुझे पसंद आया मैंने वो खाया, जो मुझे पसंद आया मैंने वो किया, जो मुझे पसंद था मैंने उससे शादी की, जो मुझे पसंद था मैंने वो काम किया, तो सोचिए जीवन कैसा होगा। वो तो अच्छा ही होएगा सर, जब जहाँ गिल्टी नहीं है, जहाँ रिग्रेट नहीं है, खुशी है ना, हाँ, फुलफिलमेंट। खुशी है। तो इस इंसान के मन में फुलफिलमेंट रहेगी, ये इंसान हमेशा खुश रहेगा। यही लोग होते हैं जो जीवन में कुछ कर जाते हैं आगे। नहीं तो लोग ये सोचते हैं मैं इसका दिल ना दुखाऊं, उसका भी रख लूं, इसका भी हाँ, रख हाँ, लूं, बस, अपना बस, दिल दुख गया कोई बात नहीं। बिल्कुल ठीक है आपने। जो इंसान यही सोचता रहेगा ना, वो कभी खुश रह ही नहीं सकता। उसको अपनी तो है ही नहीं ना, उसको वैलिडेशन चाहिए कि हाँ भाई तूने सही करा। वो उस वैलिडेशन में पड़ जाता है। ही नीड वैलिडेशन फ्रॉम ऑल सोर्सेज कि अच्छा मैं कर लूँ, अच्छा मैं ऐसा कर लूँ, अच्छा मैं यहाँ चला जाऊँ, मैं ये पहन लूँ, वो बस। तो वो फिर उसी एक उसे, और फिर उसका रिजल्ट क्या होता है? इंसान वो बनता है जो दुनिया उसको बनाना चाहती है अपने फ़ायदे के लिए। यूज ज़्यादा होता है, वो यूज्ड ही होगा। तो कभी ऐसा इंसान सुखी रहेगा? और जब वो अपने डेथ बेड पे होगा ना, फिर वो ये सोचेगा यार मैंने अपना जीवन अपने हिसाब से नहीं जिया।
मतलब वो रिग्रेट रह गया लाइफ में, Regret जो रह गया। मिली थी उसको अच्छी हाँ। तरह से नहीं जिए। पूरी जीवन तो हमारा इतना बड़ा है, अनंत हमारा जीवन है, इसको ऐसे ही बिता दे। वेरी नाइस सर, बहुत कुछ सीखा आपसे, खासकर 2-3 चीज़ें तो मैं अपने ऊपर भी अप्लाई करने वाली हूँ। बहुत अच्छी बातें की, सीखने को मिला मेन तो। जी, मुझे एक तो इमोशनल उस पे अपने आप पे भी सेल्फ वो करना है, वर्क करना इमोशनल है। इंटेलिजेंस। हाँ जी, वो मैं अब करूँगी। मैं रिएक्ट नहीं करूँगी फटाफट जी, से, जी। आई डू रिएक्ट इमिडिएटली कि हाँ मुझे सामने वाले ने कहा, जी, जी। मैं इसका जवाब दे दूँ तो शायद मैं बड़ी हो जाऊँगी। हम्म। पर वो चीज़ पे वर्क करना बहुत बिल्कुल, बहुत ज़रूरी ज़रूरी है। है। तो ये चीज़ें तो मैं मेन आपसे सीख के जी। जा रही हूँ। थैंक यू सो मच, आप यहाँ तक Same आए here, और same इतने here. अच्छी बातें हमसे शेयर की। Thank मैं you. चाहती हूँ ये सब चीज़ें सबके काम आए, वो भी सीखें कि हमें इन चीज़ों से अपनी लाइफ में कितनी हेल्दी और कितनी अच्छी लाइफ मिल सकती है। डेफिनेटली, मेन तो यही है ना, हम हेल्दी रहें और अच्छे रहें। एब्सोल्युटली, तो पॉजिटिव वो रहें। पॉजिटिविटी बहुत ज़रूरी है लाइफ जी, में। अपनी पॉजिटिविटी अपने पास खुद बनानी पड़ती है मेरे ख्याल से तो। थैंक यू सर, आपने इतनी अच्छी बातें हमसे शेयर की, मुझे जी। बहुत कुछ सीखने को मिला। Thank you. पर्सनली मैं सेल्फ वर्क करूँगी उस चीज़ पे। मैं चाहती हूँ सभी इस चीज़ पे वर्क करें। अगर हम इमोशनली और फिजिकली दोनों तरह से हेल्दी रहना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने ऊपर काम करें। और इस चीज़ के लिए सर जो आपने हमसे जी। शेयर किया अनफिल्टर्ड पे, जी। तो वो सारी बातें होपफुली सबके काम आए, सब उस चीज़ पे Definitely. वर्क करें। तो Definitely. थैंक यू सो मच सर Thank you. फॉर कमिंग। Thank you. बहुत वैल्यूएबल आपके विचार थे जी, जो same है, हमारे thank you. सबके काम आने वाले हैं। थैंक्स अ लॉट Thank you. सर।